To all the live streaming students, please check audio video सही है क्या, एक बार चेक करो. Sorry, there was a delay, थोड़ा सा लेट हो गया. There was some technical issue. आज प्रेस्टीज पॉइंट पे लाइट्स का पावर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था and that is why it got delayed. Yes, so very very good afternoon to all of you. फटाफट से ज्वाइन कर लिया. Quick revision of registration chapter we are going to do. Okay? Yes, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए. Let's start. आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है. आपकी भी अच्छी चल रही है क्या? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, सो बेटा रजिस्ट्रेशन चैप्टर ऑफ जीएसटी का एक क्विक रिवीजन लूंगी. सो जो भी फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन होने वाला है. जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे अलग से कुछ सॉल्विंग होता है वो हम बाद में अलग से करेंगे. आज मैं पूरा फटाफट थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट कराऊंगी, करने की कोशिश करूंगी. रजिस्ट्रेशन इज अ बिग चैप्टर. आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू इट इन वन गो, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट. यस मैम, लाइट का इशू पूरे इंडिया में चल रहा है अभी. हाँ क्या, आई डोंट नो. अभी तो प्रेस्टीज पॉइंट पे एक फेज का बहुत तकलीफ हुआ हमको अभी. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ इन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन लेट्स अंडरस्टैंड एंड फोकस. फर्स्ट, इफ यू आर रजिस्टर्ड ओनली देन यू कैन क्लेम आईटीसी. आप रजिस्टर्ड हो तभी आप टैक्स कलेक्ट कर सकते. सो यू नीड टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, तभी आप क्या कर सकते हो, जीएसटी कलेक्ट भी कर सकते हो. अच्छा एक मिनट, एक काम करेंगे, एक फ्लो बनाएंगे. पहले मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, तो बाद में आपको जो डाउट्स है ना मैम, ये टीडीएस कब होगा, ये कब होगा, एंड में आंसर करूंगी. बट आज से मैं लगभग एवरीडे आई एम ऑन यूट्यूब. सो एवरीडे एट 11:45 आई एम गोइंग टू बी देयर ऑन यूट्यूब फॉर नेक्स्ट वॉट एवर डेज इज देयर नाउ. सो एवरीडे समथिंग और द अदर. टीडीएस करवाऊंगी, रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, फिर एमटीपीज, आरटीपीज. आई एम सिलेक्टिंग सम क्वेश्चन. सुपर 30 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो हम सुपर 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो वो कर लिए तो काफी हमारा हद तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो यस, सब कुछ आज से लेके आगे आई एम कॉन्स्टेंटली देयर ऑन यूट्यूब एट 11:45. सो यू प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली कि हम साथ में 11:45 को जुड़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ मे एग्जाम के लिए करते रहेंगे. ठीक है. सो आवर टारगेट इज नाउ May 24. लेट्स स्टार्ट. नाउ रजिस्ट्रेशन के काफी सारे बेनिफिट होते हैं. हाँ, तो फटाफट सुपर क्विक लेक्चर बिना फ्लो डिस्टर्बेंस के. नाउ ओनली इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से देखना, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तभी आप जीएसटी कलेक्ट भी कर सकते हो, वरना आप कलेक्ट नहीं कर सकते. ऑल्सो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो ही आपको जो बिल्स है उसका आईटीसी भी आप ले सकते हो. सो ये बेनिफिट्स होते हैं ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन से आपको एक लीगल एंटिटी, आपको एक लीगल आइडेंटिटी भी मिलती है, एंड यू आर लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट द टैक्सेस. यू गेट अ लीगल सेपरेट आइडेंटिटी. अब रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे लेट मी टेल यू 3 मेन सेक्शंस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 22. सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट एटीओ. थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. 24 talks about compulsory registration. मतलब irrespective of your threshold limit you have to do registration. Irrespective of your registration, irrespective of your ATO turnover, जो भी हो आपको फिर भी compulsory registration करवाना पड़ेगा. And section 23 talks about exemption from registration. It talks about exemption from registration. TDS TCS का रिविजन लेक्चर रजिस्ट्रेशन के इस चैप्टर के बाद चालू होगा. Is that clear? यस, चलो. अब आगे जाएंगे. एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. अब मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन 22 से. सेक्शन 22 इज एटीओ बेस्ड. सेक्शन 23 से इज एग्जम्प्ड एंड सेक्शन 24 बोलता है कि ये कंपलसरी है. कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. करेक्ट है क्या? अब फोकस करेंगे एटीओ वाले इस पे. अब एटीओ वाले इस पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ. आपको सिंपल तब लगेगा इफ यू नो द हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड विच यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग बाय नाउ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. इफ आई एम सेलिंग एक्सक्लूसिव गुड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. ओके, देयर इज ओनली गुड्स, there is exclusive services, there is G plus S also. Now what happens is यहाँ पे goods है, services है and G plus S है. सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट हमेशा से डिसाइड हुआ था 20 लाख और 10 लाख. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ 20 lakhs एंड 10 lakhs. पहले से ही ऐसा ही था, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जहां पे उन्होंने बोला कुछ इसको जंप देंगे, कुछ इसको क्या देने वाले, जंप देने वाले. Yes, you can revise with old books, no problem, no problem.
रिवाइज फ्रॉम द ओल्ड बुक्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. ओके. अब ध्यान से सुनेंगे. हैव यू डन लंच? यस, आई हैव डन लंच. नाउ लेट अस डू रजिस्ट्रेशन चैप्टर. कम ऑन. गुड्स सर्विसेज एंड गुड्स प्लस सर्विसेज. ठीक है. तो अब क्या हुआ था, पहले से थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख एंड 10 लाख थी. फिर काउंसिल की एक मीटिंग हुई. काउंसिल की मीटिंग होने पे डिसाइड हुआ कि कुछ स्टेट्स कुछ गुड्स के लिए कुछ स्टेट्स ने बोला कि हम 40 लाख का जंप लेंगे. तो काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि यार 20 और 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा देना चाहिए. तो जो 40 लाख तक लोग हैं उनको आराम से रहने दो बिना जीएसटी के. तो जैसे ही जीएसटी काउंसिल में ये बात छिड़ी तो सारे स्टेट्स ने नहीं माना. तो कुछ स्टेट सेड वी विल टेक द जंप, सम स्टेट सेड नहीं 40 लाख मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम्पशन हो जाएगा, हमारा टैक्स का बहुत नुकसान हो जाएगा. तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने, कुछ स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया, कुछ स्टेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन ये जंप करने की बात थी एक्सक्लूसिव गुड्स के लिए निकली है. किसके लिए निकले? एक्सक्लूसिव गुड्स. ये ऑप्शन सर्विसेज को नहीं था, ये ऑप्शन G+S को भी नहीं है. मतलब अगर मैं गुड्स की बात करूं तो लेट मी टेल यू फॉर गुड्स नाउ द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 lakhs, 20 lakhs एंड 10 lakhs. 20 एंड 10 जिन्होंने जंप एक्सेप्ट नहीं किया और 40 उनके लिए जिन्होंने जंप एक्सेप्ट कर लिया. पहले से थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था बताना. पहले से थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था? 20 एंड 10. सो पहले से थ्रेशोल्ड लिमिट 20 और 10 था. अब 40 उनके लिए हो गया जिन्होंने डिसाइड किया कि जंप नहीं चाहिए. ठीक है. अब ये कैसे हुआ? एक तो आपको समझना है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए स्पेशल, नॉर्मली देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. हाउ मेनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? 11. कॉम्पोजिशन चैप्टर के लिए 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. 8. आपको पता है कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स 1.5 CR का टर्नओवर है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख है. 75 लाख एक्सेप्ट जेके, एचपी, आसाम. 11 में से 11 कट हुआ है. एक्चुअली हाउ मेनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? देयर आर एक्चुअली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर 11 स्टेट्स. लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ये जो 75 लाख है ये 8 स्टेट्स है. तो ऊपर के स्टेट्स में से कौन से माइनस हो गए? ऊपर के स्टेट्स में से क्या माइनस हो गए? जेके, एचपी एंड आसाम. अब रजिस्ट्रेशन के लिए 4 ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है. टीना, मामी. टीना क्या बोलेंगे? मामी. क्या याद करेंगे? टीना, मामी. टीना में से एक्चुअली टीना इज त्रिपुरा, ना इज नागालैंड, मा इज मणिपुर एंड मी इज मिजोरम. तो इस टाइप से हमने क्या फॉर्म किया है? टीना मामी. बराबर है क्या? अब ध्यान से सुनना. अब यहां क्या है? 40 lakhs is for all states, 20 lakhs is for AP is must and 20 lakhs is for टीना मामी. 20 और 10 पहले से ही था. पहले 20 सब स्टेट्स में था. 10 lakhs was for स्पेशल कैटेगरी. कितने स्पेशल कैटेगरी है रजिस्ट्रेशन के लिए? 4 का ये एक्रोनिम हमने क्या किया है? टीना मामी. टीना इज T फॉर त्रिपुरा, ना फॉर नागालैंड, मा फॉर मणिपुर एंड MI फॉर मिजोरम. बराबर है क्या? यस. अब हमें देखना है AP इज मस्ट क्यों. मैम कुछ स्टेट्स ने जंप अग्री किया. पहले सबके लिए 20 और 10 लाख था. सम स्टेट्स ने जंप एक्सेप्ट किया. AP इज मस्ट ने जंप एक्सेप्ट नहीं किया. अब AP इज मस्ट क्या है? अरुणाचल प्रदेश, P फॉर पुडुचेरी ऑल्सो, M फॉर मेघालय, U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, T फॉर तेलंगाना. AP इज मस्ट. AP इज मस्ट के लिए 20 lakhs, 10 lakhs फॉर टीना मामी एंड 40 lakhs फॉर ऑल रिमेनिंग स्टेट्स. आपका जो रजिस्ट्रेशन का चार्ट है सुपर डुपर फैंटास्टिक, ऑल इन द ब्रेन मैपिंग बुक. एक ही इसमें 3 सेक्शंस अच्छे से कवर हो गए. पहले मैं थ्रेशोल्ड लिमिट का कवर कर देती हूँ. अब थ्रेशोल्ड लिमिट का गुड्स के लिए ये क्राइटेरिया 40, 20, 10. आर यू ऑल ओके विद दिस? टीना मामी, AP इज मस्ट. अब गुड्स के लिए ये हो गया. अब गुड्स के बाद हम बात करेंगे सर्विसेज. सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो तो इट इज 20 lakhs एंड 10 lakhs. 10 lakhs किधर है? टीना मामी एंड रेस्ट ऑल 20 lakhs. खत्म. कुछ नहीं है. सिर्फ गुड्स में ही ज्यादा आपको तामझाम करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है. और G+S दे रहे हो, एक्सक्लूसिव गुड्स नहीं है आपके. G+S है तो फिर से क्या आएगा? 20 lakhs, 10 lakhs. 10 lakhs किधर आएगा? टीना मामी. 10 lakhs किधर आएगा? टीना मामी. एंड 20 lakhs किधर आएगा? ऑल स्टेट्स. खत्म.
अब जब गुड्स के लिए ऑप्शन दिया गया, मीटिंग हुई, तो आपको पता है क्या, जो मीटिंग हुई उधर बोला ये ऑप्शन सिर्फ एक्सक्लूसिव गुड्स के लिए, एस के लिए नहीं है, जी प्लस एस के लिए नहीं। पहले से सबके लिए लिमिट सेम था 20 और 10। कुछ स्टेट्स ने बोला नहीं नहीं हम जंप करने के लिए तैयार है, हम हायर थ्रेशोल्ड लिमिट लेंगे। एपी मस्त तैयार नहीं हुए, ये ऑप्शन सिर्फ गुड्स के लिए मिला। पता है ये जो ऑप्शन देते वक्त हमने बोला ये ऑप्शन नोटिफाइड गुड्स के लिए नहीं है। नोटिफाइड गुड्स वही गुड जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल नहीं है। एडिबल आइस, पान मसाला, कोको, रूफिंग टाइल्स और ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, तो बिल्डिंग ब्रिक्स, इन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बराबर है क्या? सब लोगों ने लेक्चर फटाफट फटाफट करना है, बुक सामने रखनी है, फटाफट रिकैप करना है, ठीक है? यस तो ये ऐसे जब उन्होंने बोला कि जी के लिए ऑप्शन देंगे तो भाई साहब उन्होंने बोल दिया कि ये ऑप्शन सिर्फ जी के लिए, जी प्लस एस के लिए नहीं है। दूसरा ये ऑप्शन नोटिफाइड गुड्स के लिए नहीं है। तीसरा ये ऑप्शन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए भी नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए भी ओल्ड ही रहेगा 20 और 10 और अयो अयो हाँ लाइट्स कैमरा गया 20 और 10। समझ में आ गया क्या सबको? बराबर है क्या? यस तो नोटिफाइड गुड्स के लिए नहीं है। अगर मैं आपको ये ब्रेन मैपिंग बुक से दिखाऊं, बहुत ही बढ़िया और फैंटास्टिक एंड सुपर चार्ट बना हुआ है। फ्लिकर हो रहा है अभी? ठीक है बट आई टेल हेमंत एंड कीप। आई नो वो कैमरा कुछ ऑफ हो रहा है तो 2 मिनट हम बता देते हैं, ठीक है? तब तक आप ब्रेन मैपिंग का, अरे हेमंतला सांग ना कॅमेरा इथे फ्लिकर होतोय. नाही फ्लिकर होते, तू हेमंतला बोलव. कॅमेरा फ्लिकर होतोय इथे. ओके मग कॅमेऱ्याचं कनेक्शन जातं ना मधनं तसं होतंय. हां ठीक है ओके अब सुनो, आपका जो रजिस्ट्रेशन का चार्ट है, अब रजिस्ट्रेशन में जो अमेंडमेंट्स है मैं विद अमेंडमेंट्स करवाने वाली हूँ. ठीक है अब ध्यान से सुनना, आपके अमेंडमेंट्स में पहले सब क्या. सेक्शन 22 बोलता है आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. मैम कैन यू प्लीज शेयर द ब्रेन मैपिंग नोट्स. आई विल शेयर, लेट मी मेक द करेक्शन. आई विल शेयर विथ यू, आई विल शेयर द ब्रेन मैपिंग नोट्स विथ यू, आई विल शेयर इट. ओके अब ध्यान से सुनना. ये देखो सेक्शन 22 ये क्या बोलता है आपको पता है. इस चार्ट में से क्वेश्चन क्या आएंगे. आर यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आर यू नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए. अब सेक्शन 22 इज बेस्ड ऑन एटीओ. एटीओ मींस एग्रीगेट टर्नओवर. अब एग्रीगेट टर्नओवर की वही मीनिंग है जो हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में पढ़ी. कौन सी मीनिंग है? वही मीनिंग है जो हमने कहां पढ़ी, कॉम्पोजिशन स्कीम में पढ़ी. सो सेम मीनिंग दैट वी स्टडीड इन कॉम्पोजिशन स्कीम. ऑलराइट यस नाउ let us understand over here based on ATO. ATO based अब सिर्फ ओनली गुड्स के लिए बात करेंगे. चलो क्या बोला मैंने आपको, फटाफट बोलो. 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakhs. 10 lakhs के नीचे मैंने क्या लिखा है, टीना मामी. 20 lakhs के नीचे क्या लिखा है, AP is must. All other states it is 40 lakhs. अब ओनली सर्विसेज की बात करो तो 20 and 10. 10 किधर है, टीना मामी. 20 lakhs किधर है, ऑल अदर स्टेट्स. गुड्स प्लस सर्विसेज की बात करो सेम 20 lakhs and 10 lakhs. 10 lakhs किधर है, टीना मामी. 20 lakhs किधर है, अदर स्टेट्स. 20 lakhs किधर है, अदर स्टेट्स. अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए 20 and 10 सेम सेम. नोटिफाइड गुड्स के लिए 20 and 10. अब इन्होंने एक अभी एपी इज मस्ट क्या है, यहां पे ध्यान दो. एपी इज मस्ट क्या है, एपी इज मस्ट इज अरुणाचल प्रदेश. राधे राधे बेटा. यस एपी इज मस्ट इज अरुणाचल प्रदेश. पी स्टैंड्स फॉर पुडुचेरी, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम एंड तेलंगाना. टीना मामी स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. वेरी इजी एंड सिंपल टू लर्न. कहीं कहीं मेमोरी टेक्निक की जरूरत पड़ती है और ये वो कॉन्सेप्ट है जहां मेमोरी टेक्निक यूज करना पड़ता है, नहीं तो स्टेट्स के नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आगे जाएंगे. अब नोट्स में मैं आपको एक चीज बताती हूँ. नोट्स में एक सिंपल सी एक चीज आपको बताती हूँ. वेरेवर अगर आपको चलो मान के चलो आपका एक ब्रांच, अब आपको ये समझना है कि मैम हम क्या देखेंगे, टर्नओवर मतलब क्या देखेंगे, एटीओ. एटीओ की वही मीनिंग है जो हम कॉम्पोजिशन में अप्लाई करते हैं. माने क्या, इस एटीओ में मैं सब कुछ ऐड करूंगी बेटा. इस एटीओ में मैं क्या ऐड करूंगी, टैक्सेबल सप्लाई वाला सेल भी ऐड करेंगे, प्लस एग्जम्प्ट वाला भी हम ऐड करेंगे, प्लस नील एग्जम्प्ट में आ जाता है, नील रेटेड आ गया, होली एग्जाम बाय नोटिफिकेशन आ गया है ना, एग्जाम नील रेटेड आ गया, एग्जाम्प्ट आ गया, नॉन टैक्सेबल आ गया, नॉन टैक्सेबल भी आ गया ना उसी में. नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट बाय नोटिफिकेशन. तो एग्जाम्प्ट में ये सब आता है, एग्जाम्प्ट बाय नोटिफिकेशन. अब ये सब आपको ऐड करना है. प्लस आपको ऐड क्या करना है, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट्स,
ये सब ऐड करना है। अब यहां कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, इस साल आपका एटीओ देखा जाएगा। मेरा एटीओ जैसे ही 20 लाख क्रॉस हो गया, आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। एंड पता है आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बैकडेटेड अमेंडमेंट, बैकडेटेड रजिस्ट्रेशन मिलता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एटीओ जो है, एटीओ मींस एवरीथिंग, एंड एटीओ आपको करंट ईयर का देखना है, और एटीओ आपको कौन से ईयर का देखना है, करंट ईयर, बिल्कुल सही। और जब एटीओ देखते हैं हम पैन बेसिस देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया का देखते हैं। अब जब ऑल ओवर इंडिया का देखेंगे, मतलब मेरी 3 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस है, तो बेटा चारों ब्रांचेस का टोटल देखना है, और एक बार आपने क्रॉस कर दिया तो सारी ब्रांचेस को एप्लीकेबल होगा रजिस्ट्रेशन, और आप एटीओ से कम है तो आपको कोई भी ब्रांच को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है, और एक बात जो आपको याद रखनी है, एटीओ मुझे हमेशा पूरे साल का आपको चेक करना है, बराबर है कि नहीं, यस। तो टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, ये सब ऐड करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कभी कभी एटीओ मैम हम कैसे डिसाइड करें, मैं एक महाराष्ट्र में है और एक अलग स्टेट में है, जैसे एक महाराष्ट्र में और एक नागालैंड में। बात करते शूज की, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज, तो मैं शूज बेच रही हूं, तो मेरा एक कहां पे है, नागालैंड में, और एक कहां पे है मेरा ब्रांच, महाराष्ट्र में। आइयो, तो अब मैंने कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल वाले स्टेट्स में सिर्फ महाराष्ट्र होता तो 40 लाख होता, सिर्फ नागालैंड होता तो 10 लाख होता। सो गुड्स के लिए फटाफट बोलो, गुड्स के लिए क्या है, 40, 20, 10। सिर्फ गुड्स के लिए 40, 20, 10 है, बाकी सबके लिए इट इज 20 एंड 10। सिंपल सा बात है, 20 एंड 10। अब हमें ये बात समझनी है, बेटा यहां पे बहुत अच्छे से समझना है, और हमें और क्या समझना है, देखो यहां आपको अप्लाई होगा रिड्यूस्ड एटीओ। क्या अप्लाई होगा आपको, रिड्यूस्ड एटीओ, यहां अप्लाई होगा रिड्यूस्ड एटीओ। तो जब भी आपको एक स्पेशल कैटेगरी और एक अदर स्टेट में, 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आपको कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता है, रिड्यूस क्राइटेरिया अप्लाई होता है। बट इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, तो जनरली आई विल हैव अ रिड्यूस्ड एटीओ क्राइटेरिया, करेक्ट, द लोअर वन यू टेक, बट दे लाइक दिस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, पता है। लेकिन अगर ये शूज है तो सही है, रिड्यूस एटीओ लेंगे। मान के चलो नागालैंड में लिकर सेल हो रहा है, मतलब नॉन टैक्सेबल जो गुड्स है, नॉन टैक्सेबल जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, नागालैंड में आपका क्या सेल हो रहा है, लिकर सेल हो रहा है। प्लस आप महाराष्ट्र में है, आप कोई भी बिजनेस करो, आपको पता है ना आपका एटीओ जो है वो पैन बेसिस ऑल ओवर इंडिया चेक किया जाता है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी वैसे ही होता है, पैन बेसिस ऑल ओवर इंडिया चेक किया जाता है। अब आपको यह समझना है, नाउ रिड्यूस्ड एटीओ नॉट एप्लीकेबल, रिड्यूस्ड एटीओ क्रॉस हो गया, रिड्यूस्ड एटीओ इज नॉट एप्लीकेबल इफ जो स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट है वहां से आप सिर्फ नॉन टैक्सेबल वाले गुड्स, मतलब 5 पेट्रोलियम और 1 लिकर, तो अगर आप 6 प्रोडक्ट्स ऐसे बेच रहे हो, यू आर सेलिंग 6 प्रोडक्ट्स, विथ 6 प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग लिकर प्लस यू आर सेलिंग 5 petrol products. So if you are selling liquor plus 5 petrol products, then this provision of reduced ATO will not apply. The provision of reduced ATO will not apply. ध्यान में आ रहा है क्या, फिर आपको the provision of reduced ATO will not apply. सेकंड, हेमंत को बोलती मुझे टैब देना। हाँ, तो यहां पे क्या होगा, रिड्यूस एटीओ विल नॉट अप्लाई, समझ में आ गया क्या। लेकिन नागालैंड और महाराष्ट्र है तो रिड्यूस एटीओ मतलब 10 लाख का एटीओ लगेगा, बट नागालैंड प्लस महाराष्ट्र है तो आपको 40 लाख के हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नागालैंड में जो है अगर आप पेट्रोल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर जो प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है, नॉन टैक्सेबल है, वो सेल करोगे तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। Very good. Vishu is saying correct. Special state is having non-taxable goods, then higher ATO will apply. Correct. फटाफट करते हैं अभी। ध्यान में आ गया क्या, नोट कर लिया क्या आपने, कुछ नोट करना है क्या आपको। अब देखो ये मैंने कौन सा बेसिस पे सिखा दिया, एटीओ। एटीओ के बेसिस पे मैंने आपको सिखा दिया। मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस भी कराऊंगी जो हमारे नोट्स में से है, बट पहले मैं सारे सेक्शंस आपको कंप्लीट कराती हूँ, सेक्शन 22, 23 एंड 24। अब इसके आगे जाएंगे हम लोग। ये हो गया क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है क्या। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा क्लैरिफिकेशन भी दिया है, मान के चलो कोई गुड्स के साथ इंटरेस्ट ऑन लोन की भी सर्विसेज है, मेरा शूज का शूज सेलिंग का बिजनेस है, बट हाथों हाथ मेरी लोन पे देने का बिजनेस है, ब्याज का बिजनेस है, मेरा इंटरेस्ट का बिजनेस है, देन मेरा जो भी इंटरेस्ट है वो भले ही इंटरेस्ट एक सर्विस है, बट फिर भी गुड्स प्लस इंटरेस्ट वाली सर्विस को एक्सक्लूसिव जी माना जाएगा, और इसीलिए आपको जो क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा वो 40, 20, 10 वाला होगा। कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, 40, 20, 10। करेक्ट, कौन सा अप्लाई हो जाएगा, 40, 20, 10।
हर्ष डोंट वरी, अगर फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हो तो अभी आराम से सुन के लो, कुछ नोटिंग का टाइम कम पड़ेगा तो मैं आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन का ये लेक्चर यूट्यूब का होने दो, मैं आपके साथ एक हाफ एन आवर का लेक्चर लूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। जहां नोटिंग करना है, कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बता दूंगी। बराबर है क्या? आपको अगर जो मेरे फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डू इट अगेन सेपरेटली फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, अलग से मैं आपके साथ करूंगी। ओके है ना? हाँ, डन है क्या? यस। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज आई प्लस जी। मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस इंटरेस्ट एडजस्टमेंट अगेन। ओके, सो आई एम सेलिंग गुड्स, सो आई बिकम अ सप्लायर ऑफ जी, बट आई एम ऑल्सो गिविंग लोन, आई एम गिविंग मनी ऑन लोन। लोन पे मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो देन दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जी प्लस एस के लिए जनरली क्राइटेरिया क्या होता है? 20 lakhs and 10 lakhs. But this will be treated as एक्सक्लूसिव गुड्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट वाली सर्विस है और जी है, तो इसको ट्रीट किया जाएगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज ओनली जी, एंड देन ओनली जी के लिए ओ माय गॉड कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा? 40 lakhs, 20 lakhs एंड 10 lakhs, 40 lakhs, 20 lakhs एंड 10 lakhs। समझ में आ रहा है क्या? 40 lakhs, 20 lakhs and 10 lakhs. Aditi, did you understand? So give me a thumbs up. हाँ, and fast track students, if you feel no there is something else, half an hour मैं आपके साथ लेने वाली हूँ। आप भी जो लाइव स्ट्रीमिंग भी देख रहे हो, आपको भी डाउट है, आप नोट करो, कुछ डिफिकल्टी लगेगी तो मैं सॉल्व करूंगी। हाँ हाँ, ये सर्विस है ना, एग्जाम को भी लेना ही पड़ेगा ना। क्या इंटरेस्ट को भी टर्नओवर, इंटरेस्ट को भी टर्नओवर में लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं, इंटरेस्ट को भी टर्नओवर में लेते हैं ना, ऑफकोर्स लेते हैं, एग्जाम था ना वो भी। मैम अगर महाराष्ट्र में 6 एग्जाम प्रोडक्ट्स लेंगे तो 10 lakhs वाला लिमिट होगा क्या? हाँ, मतलब नागालैंड में वो 6 प्रोडक्ट्स नहीं है तो 10 लाख का लिमिट हो जाएगा। जैसे नागालैंड शूज बेच रहा है, नागालैंड से आप क्या बेच रहे हो? शूज बेच रहे हो, और महाराष्ट्र से भी आप शूज ही बेच रहे हो, तो मैंने रिड्यूस्ड एटीओ लगाया। ये रिड्यूस्ड एटीओ नहीं लगेगा अगर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है इट इज सेलिंग नॉन टैक्सेबल गुड्स। बात खत्म। मेरा फोकस स्पेशल कैटेगरी स्टेट पे, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से वहां से ये 6 प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे तो मैं रिड्यूस्ड एटीओ लूंगी, वरना मैं रिड्यूस्ड एटीओ नहीं लूंगी। आई विल एक्सप्लेन यू विथ आई विल एक्सप्लेन इट यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। हमारे इसमें एग्जाम्पल्स भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। आयुषी, तुम्हारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब सुनो, पहले मुझे पूरा 22, 23 और 24 पढ़ाने दो, उसके बाद मैं कहाँ आऊंगी? प्रॉब्लम्स। आई गिव यू 3-4 क्वेश्चंस देती हूँ और आप बोलो कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाएंगे। अब देखो आगे क्या है। आगे पहले मैं 24 करूंगी। यहां आया है एक अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। यहाँ पे 2 अमेंडमेंट है, एक डिलीट हो गया और एक नया वाला आ गया। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज अमेंडमेंट्स इन माय अमेंडमेंट लेक्चर। आगे जाएंगे और सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ क्या है? सेक्शन 24 इट टॉक्स अबाउट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। माने क्या? बेस्ट है। I don't care about your ATO. I just don't look at your ATO. Whatever be your ATO, it did be 10 lakhs, it be 5 lakhs, it be 2 lakhs, it be 3 lakhs. You have to get yourself compulsory registered. You have to get yourself compulsorily registered. Correct? तो आपको जो है compulsory registration करना बहुत ही जरूरी है। तो not dependent on ATO. And following persons are covered under section 24. तो following people are covered under section 24, मतलब उनको compulsory registration करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, एक पेज of brain mapping and your 22, 23 and 24 is done with. Yes. Now let us understand over here. ये क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कंपलसरी है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, सब में क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट लेट मी टीच थेरोटिकली, देन आई विल रिवाइज इट प्रैक्टिकली। एक्सेप्शन क्या है? अरे खुद ही बोल दो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ जी बोल दिया, माने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एस नहीं है। अयो, फिर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एस के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कौन सा है? अरे वो 22 वाला तो हमेशा ही एप्लीकेबल है।
थ्रेशोल्ड एटीओ वाला तो बाय डिफॉल्ट ही एप्लीकेबल है, एटीओ वाला थ्रेशोल्ड वाला हमेशा से ही एप्लीकेबल होगा, उसमें तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। Correct, Ishan. What you're saying is right. Person selling goods through eco is not required compulsory registration. That's the amendment. Yes. तो I will tell you, यहां से हम कट करेंगे। देखो ये कौन सा वाला मैंने कट कर दिया, ये पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू इको, ये हो गया है डिलीट। पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू इको इज रिक्वायर्ड टू नॉट डू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये अमेंडमेंट कहां से आया पता है? कॉम्पोजिशन सप्लायर को पहले इको के थ्रू गुड्स सेल करना अलाउड नहीं था, आज कॉम्पोजिशन सप्लायर को इको के थ्रू गुड्स सेल करना अलाउ कर दिया है। गाइस, दिस इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग क्वेश्चंस ऑन दिस, वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। नाउ ये उसका एक्सेप्शन भी चला गया और उसका पॉइंट नंबर 6 ही चला गया, तो ये पॉइंट नंबर 6 हो गया है डिलीट। अमेंडमेंट की वजह से ये हो गया है डिलीट। अब यहां पे हम देखेंगे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एस। हाँ, इंटरस्टेट पहला इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स को क्या हो गया अभी? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मोटा भाई इज सेलिंग गुड्स इज इन पंजाब, ही सेल्स गुड्स इन पंजाब एंड नियर बाय स्टेट्स। तो वो कहां गुड्स सेल करता है? इन पंजाब एंड नियर बाय स्टेट्स। तो ही सेलिंग गुड्स इन पंजाब एंड नियर बाय, आजू बाजू के स्टेट्स में सेल कर रहा है। हिज एटीओ इज 3,50,000। शुड ही डू रजिस्ट्रेशन? यू विल से, तो आप बोलोगे नो, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करने के लिए आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एटीओ। आपका एटीओ कुछ भी हो जाए बेटा, आपको फिर भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सही है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो बेटा, अब देखो अगला, इसमें एक्सेप्शन क्या है? मैम इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एस के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अगर मैं कोई सर्विस दे रही हूँ दूसरी स्टेट में तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड्स के लिए भी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ओके, दिस नॉट नोटिफाइड गुड्स नहीं है, इट सेज मेन हैंडीक्राफ्ट में भी कुछ नोटिफाइड गुड्स। ओके, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए भी मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, लेकिन प्रोवाइडेड उधर एक कंडीशन है, ये जो हैंडीक्राफ्ट और नोटिफाइड गुड्स है वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे ये जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन गुड्स बेच रहे उसने अपना पैन देना चाहिए, प्लस ही मस्ट इशू अ ई-वे बिल। तो जब भी वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स अदर स्टेट में सेल कर रहा है उसने ई-वे बिल बनाना चाहिए, प्लस ही मस्ट हैव अ पैन, देन उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कंपलसरी नहीं है, जब कंपलसरी नहीं, आप ये याद रखो 22 का दरवाजा हमेशा खुला है। 22 आपको ट्रैप करने के लिए बैठा ही है। मोमेंट यू क्रॉस द टर्नओवर 22 इज देयर। 22 का क्राइटेरिया क्या है? मेरे को फटाफट बोलो। गुड्स का क्राइटेरिया क्या है? 40, 20, 10। 40 इन ऑल स्टेट्स, 20 इन एपी इज मस्ट, 10 इन तीनमामी। बाकी सबके लिए 20 एंड 10, 10 इन तीनमामी, 20 in all the other states. करेक्ट है क्या? Yes. Now let us understand. Here exception हो गया। अभी दूसरा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किधर है? CTP. CTP is a casual taxable person. I am going in other state. Mota bhai is registered in Maharashtra, but he is going to Gujarat to participate in an exhibition. I am treated as a CTP if I do not have a address or place of business in Gujarat. मेरे पास गुजरात में शॉप नहीं है, बिजनेस प्लेस नहीं है, फिर भी मैं गुजरात जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। Why not? Such case, मोटा भाई will be treated as a casual taxable person और उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। So he has to do the registration. उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में भी मैं आज आपको रिकैप करके देने वाली हूँ। इसमें एक्सेप्शंस है। सीटीपी अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सीटीपी अगर क्या सेल कर रहा है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, फिर से आपको क्या देना पड़ेगा? पैन देना पड़ेगा और प्लस आपको आपका ई-वे बिल रेज करना कंपलसरी हो जाएगा। सीटीपी के साथ ही दूसरा पर्सन जो है इज एनआरटीपी। नेक्स्ट पर्सन इज हु? एनआरटीपी। एनआरटीपी इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो इंडिया के बाहर एक आर्किटेक्ट है और इंडिया में आके वो डिजाइनिंग करके दे रहा है, होटल्स डिजाइन कर रहा है, बिजनेस डिजाइन करके दे रहा है, किसी के घर का इंटीरियर कर रहा है। सो एनआरटीपी इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिसका इंडिया में ना तो घर है ना तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। ही हैज नो रेसिडेंस और नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सच पर्सन इज कॉल्ड एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सो व्हेन एनआरटीपी इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया, यू बेटर डू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना ही
पड़ेगा। उसके बाद कम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज पर्सन पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम वेयर रेसिपिएंट हैज टू डू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इस फोर्थ का एग्जाम्पल क्या है? Example for this fourth point I'll tell you. See, there's a GTA and GTA is providing services to a factory. Do you know GTA has given a declaration that it will not, it has declaration. GTA ने क्या declaration दे दिया? GTA ने declaration दे दिया कि no FCM, it is not going to pay tax under FCM. RCM में हमने सीखा है कि GTA की कब कौन सी सर्विसेज RCM में आएंगी? पहला कि GTA should be such a GTA who has declared that I am not going to pay tax under FCM. अगर GTA is going to pay tax under FCM तो फिर ये प्रोविजन उनको एप्लीकेबल RCM वाला नहीं आएगा। प्लस ये GTA सर्विसेज होना चाहिए और फैक्ट्री एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होना चाहिए। अब फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो फिर भी वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट बन जाता है। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में कौन आता है? फैक्ट्री, सोसाइटी, AOP, LLP, फर्म। ये रजिस्टर्ड हो या ना हो फिर भी ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट माने जाते हैं एंड कंपल्सरीली दे विल ओनली हैव टू पे टैक्स अंडर RCM। अब ये फैक्ट्री बोलेगा यार मैंने तो नया सेटअप है, मैंने तो फैक्ट्री अभी स्टार्ट किया है, मेरा तो टर्नओवर हार्डली कुछ हुआ है, 1-2 लाख ही टर्नओवर हुआ है, फिर भी इस फैक्ट्री को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे रेसिपिएंट हो हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर RCM। आप ऐसे रेसिपिएंट हो। 1 सेकेंड, आई जस्ट कॉल अमर। वो मेरा आईफोन पे अमर मला टॅब देशील का यूट्यूब से कमेंट्स वगैरह? हाँ दे ना। वो क्या हो रहा है, माई फोन इज हैविंग वो लॉक हो रहा है बार बार एंड देन आई हैव टू पुट द पासवर्ड अगेन। हाँ बॉडी कॉर्पोरेट भी है, करेक्ट बॉडी कॉर्पोरेट भी, एब्सोल्युटली राइट। फटाफट रिवीजन करेंगे। यस तो ऐसा जो फैक्ट्री है, अब सुनो ना बेटा, ऐसा जो फैक्ट्री है इट गेट्स कवर्ड अंडर, इसको RCM में टैक्स देना पड़ेगा। पता है आपको RCM कब आता है? 3 कंडीशन, सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, सर्विसेज कौन सी। तो सप्लायर कौन है? GTA जिसने FCM में नहीं देने वाला है, दूसरा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है और तीसरा ये GTA सर्विसेज है। मला टॅब वरती दे ना लावून, ते माझा पासवर्ड आहे ना सारखं फोन बंद पडतो मग। सो सच पर्सन हैज टू गेट कंपल्सरी, आणि एसीचा टेम्परेचर पण वाढव, गेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। ये कंपल्सरी है, पता है। अब मैं ये भी सिखाऊंगी लेकिन अभी बता ही देती हूँ, ऐसे GTA को एग्जम्प्ट भी है रजिस्ट्रेशन अंडर 23, exempt from registration under section 23 provided GTA का सारा टर्नओवर ऐसा टर्नओवर है जिसपे टैक्स RCM में आने वाला है। अगर GTA का कुछ भी ऐसा टर्नओवर है, मतलब मैं सप्लायर हूं लेकिन मुझे टैक्स ही नहीं देना, क्यों टैक्स नहीं देना? क्योंकि सारा का सारा टैक्स कौन देने वाला है? रेसिपिएंट देने वाला है। तो ऐसा सप्लायर जिसके सारे सप्लाई, एंटायर सप्लाई इज गेटिंग कवर्ड अंडर RCM, तो रेसिपिएंट जो है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है और मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, रादर आई एम एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सो ऐसा जो GTA इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23, तो इनको हो जाता है एग्जम्पशन, इनको हो जाता है एग्जम्पशन। हो गया देव कि अभी क्या हो गया, ही इज गिवन मी अ टैब ओनली, तो कोई इशू नहीं आएगा। नाउ मेरा कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, अदरवाइज आई वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग इरिटेटेड विद दैट। ओके अब सुनो, नाउ इकोज आर लायबल, तो ये हो गया कि आपका डन है क्या? हाँ अब देखो इको अगला, चलो अब तक मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ अभी? सेक्शन 24। व्हाट इज सेक्शन 24? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कम ऑन आई एम टीचिंग यू व्हाट सेक्शन 24, दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कब मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है? एक, यू आर डूइंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है क्या उसमें? नहीं। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब आप आपका ATO क्रॉस करोगे तब होगा। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ ATO है। उसमें क्या है? दूसरा CTP। नेक्स्ट क्या है? NRTP। CTP के बाद कौन है? NRTP। NRTP के बाद है ऐसा रेसिपिएंट हु इज लायबल टू कंपल्सरीली पे टैक्स अंडर RCM, जैसे कि ये फैक्ट्री का टर्नओवर कुछ भी हो, क्योंकि उसको 93 वाला RCM आ गया इसीलिए इट हैज टू पे टैक्स अंडर RCM, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी।
मैम प्लेस ऑफ सप्लाई के नोट्स दे दो, ठीक है मैं दे दूंगी, आप मुझे लेक्चर के बाद बोलो, मैं आखिरी के 5 मिनट आपको जो जो चाहिए सब आप मुझसे बात करो, क्या रिवीजन। बट मैं आपको फिर से एक बार बोलती हूँ बेटा, नाउ इज नॉट द टाइम टू प्ले चैप्टर वाइज। अब ये नहीं गेम खेलना है अपने को अभी प्रॉब्लम्स करने हैं। जितना आई एम तो वेटिंग कि आज मेरा रजिस्ट्रेशन अगर होता है पूरा, कल थोड़ा जाएगा तो रजिस्ट्रेशन जाएगा, फिर टीडीएस आएगा, फिर पेपर सॉल्विंग होगा। मैं तो रुकी हूं कि कब मैं आपके साथ पेपर सॉल्विंग एंड सुपर 30 सुपर 50 में क्वेश्चंस निकाल रही हूँ, जो हम बैठ के मैं आपको वो शेयर करूंगी और हम उतने क्वेश्चंस करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द एग्जाम पेपर। क्योंकि आपको पता है टैक्स के पेपर में, इनकम टैक्स में पेपर में थ्योरी आता है क्या? अब चैप्टर वाइज नहीं करना है, सब रिवीजन अवेलेबल है, चैप्टर नहीं खेलना है अपने को अभी कंबाइन करने का सब कुछ, समझा क्या? चलो आई विल टेक, डोंट वरी, आपको जो लगेगा मैं सब आज से लेके आपके एग्जाम डेट तक आई एम अवेलेबल विथ यू। एक आध 2 दिन में भी बीच में ब्रेक लूंगी, संडे को नहीं रहूंगी, बट बीच में जो भी है 11:45 से 1:32 मैं आपके साथ यूट्यूब पे हूँ आज से लेके एग्जाम तक, ठीक है? आपको जो जो चाहिए, मुझे जो जो ठीक लग रहा है मैं आपको बताऊंगी, मैं सब करवाऊंगी आप, सही है क्या? चलो आगे। अब सिर्फ आप कंसिस्टेंटली आना, रेगुलरली अटेंड करो बस, ठीक है? हाँ अब देखो आगे, ऐसा इको हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, ऐसे इको जिसको टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो गई उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे लोग जिनको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, गवर्नमेंट लोग, आपको टीडीएस टीसीएस का चैप्टर भी आपको करना है, यूट्यूब पे है ही वो, तो ये समझो ऐसा इको जिसको टीसीएस कलेक्ट करना एप्लीकेबल हो गया, जिसको टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो गई, जिसको क्या एप्लीकेबल हो गई, ओके जिसको क्या हो गई, टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो गई, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे लोग जिनको टीडीएस कट करना है, जनरली टीडीएस कट करने वाले गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज यही होते हैं, जिनको टीडीएस कट करना है, टीडीएस प्रोविजन ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल हो गई, जिनको टीसीएस प्रोविजन ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल हो गई, उस इको को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है? उसके बाद इकोज हु आर, ये वाला 6 वाला हो गया डिलीट, कौन सा वाला डिलीट हो गया, पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू इको, पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू इको, उनको अभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन डिलीट हो गई, पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू इको, उनको अभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन हो गई है डिलीट। उसके बाद इकोज आर लायबल टू पे, इकोज आर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). अयो वेयर आर इको लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5)? देयर आर 4 नोटिफाइड सर्विस। इको का आरसीएम 9(5), 9(3) lecture is already there on YouTube, revision lecture is already there on YouTube, please watch that, it is with amendments. इको are liable to pay tax under section 9(5). उसके बाद OIDAR, ISD आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो, CTP, NRTP, ISD, OIDR concept you're going to learn in final. OIDR is online database access and retrieval services. ये हम कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ने वाले हैं, फाइनल में। OIDR मतलब देखो आपने डाउनलोड कर लिया, कुछ बुक्स डाउनलोड कर दी आपने, कोई भी डेटा डाउनलोड कर दिया, मूवी डाउनलोड कर दी, बुक्स डाउनलोड कर दिए, ये ऑनलाइन डेटा एक्सेस, कोई भी व्यक्ति ऑथर यूएस का होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या डाउनलोड कर दिया, बुक्स डाउनलोड कर दी। सो ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। हाँ मैम सप्लायर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है लेकिन उसको किसी सर्विस के लिए आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है क्या? यस अंकित, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि चाहे इस फैक्ट्री का टर्नओवर इज जस्ट 8 लाख, मान के चलो ये फैक्ट्री महाराष्ट्र में शूज की फैक्ट्री है, शूज मान के चलो इनका टर्नओवर 23 लाख से, क्यों? इसको फिर भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एटीओ सेक्शन 22 अगर अप्लाई करेंगे तो इसको 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, फिर भी इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज इस फैक्ट्री को आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। कॉम्पोजिशन स्कीम का रिवीजन ओल्ड लेक्चर से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अमेंडमेंट विथ अमेंडमेंट। अब सुनना, इको आर लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5). OIDR is online database access retrieval services, compulsory registration. Okay. ISD also, this is a concept of final, this is input service distributor. Now what is this input service distributor? I will just tell you. Input service distributor is, you are a head office. तुम कौन है? हेड ऑफिस। हाँ हेड ऑफिस है, लेट्स से अ बैंक, बैंक का हेड ऑफिस है, आपकी ब्रांच है, यू हैव ब्रांच 1, you have branch 2,
and you have branch 3. Branch 1, 2 and 3, they provide output services. You can go and open locker over there. They give you DD बनाने का काम. आप हेड ऑफिस में जाते हो, बोलते मुझे DD बनाना है, बोलते हमारे यहाँ नहीं बनेगा DD, ब्रांच में जाओ, आपके जो पास की ब्रांच है वहां पे जाओ. तो ये लोग आउटपुट सर्विसेज देते हैं. ब्रांचेस क्या प्रोवाइड करते हैं? आउटपुट सर्विस. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ISD, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू एक्सप्लेन, जस्ट क्विकली आई एम टेलिंग यू. बट हेड ऑफिस क्या करता है? हेड ऑफिस सॉफ्टवेयर ले लेता है. हेड ऑफिस कॉमन खर्चे करता है. लेट्स से हेड ऑफिस बोलता है कॉमन सॉफ्टवेयर लेंगे सबके लिए. इस सॉफ्टवेयर पे उन्होंने 50 लाख का खर्चा किया और 50 लाख पे उन्होंने कितना 9 लाख का GST पे किया. वो इस GST का मैं क्या करूं? इनपुट टैक्स, मेरा तो आउटपुट है ही नहीं. ऐसी ब्रांच को बोला जाता है यू रजिस्टर एज अ ISD, यू डिस्ट्रीब्यूट योर इनपुट टैक्सेस. ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. तो आप आपका ISD बन के आप रजिस्टर कर लो और आप आपका 9 लाख का जो GST है अपने ब्रांचेस में बांट लो. तो उनका ITC कौन क्लेम करेगा? ब्रांचेस. 9 लाख का ITC हेड ऑफिस नहीं क्लेम कर सकती क्योंकि उनके पास आउटपुट टैक्स नहीं है. तो 9 लाख का ITC कौन क्लेम करेगा? ब्रांचेस. हेड ऑफिस किसको ट्रांसफर करेगी? ब्रांचेस को. तो कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं, इसीलिए हेड ऑफिस को बोला जाता है प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एज अ ISD. ब्रांच ऑफिस को कंपलसरी है उनको रजिस्ट्रेशन लेना अंडर सेक्शन 24. चलो 24 में किसको किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, CTP, NRTP. ऐसा इको जिसको TCS कट करना है, ऐसा पर्सन जिसको TDS कट करना है, ऐसा इको जिसको 95 में टैक्स पे करना है. अच्छा, इको का और एक था लेकिन वो डिलीट हो गया. ऐसा पर्सन जो इको के थ्रू गुड्स दे रहा है, अभी वो क्या हो गया? डिलीट हो गया. वो है क्या? अभी नहीं है. उसके बाद ऐसा रेसिपिएंट जो RCM में टैक्स दे रहा है, उसको भी कंपलसरी करना पड़ेगा. उसके बाद आ गया ISD और उसके बाद आ गया OIDR, ISD एंड OIDR. ये भी पढ़ा दिया. पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट, ये अभी फाइनल में नहीं है तो अभी आ गया हमको. पर्सन लायबल टू डिडक्ट TDS. सो पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट TDS उनको तो यस शोभना करेक्ट. आई एम गोइंग यस दिस इज द अमेंडमेंट. बिल्कुल सही शोभना बोलती हूं मैं. शोभना ने करेक्टली पॉइंट आउट किया है. एक इसमें ऐड हो गया है. तो ऐड क्या हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस एक्ट में आ गया है. ये क्या है? फाइनेंस एक्ट 23 में आ गया है. ऑनलाइन मनी गेमिंग. यू आर अ सप्लायर, तुम सप्लायर है. वेयर आर यू? आउटसाइड इंडिया. सप्लायर इज वेयर? आउटसाइड इंडिया. एंड रेसिपिएंट किधर है? और रेसिपिएंट किधर है? इन इंडिया. अपन ने बोला ना उसको, नहीं किया ना. सप्लायर किधर है? आउटसाइड इंडिया. और आप कौन सा गेम ये दे रहे हो? आप ऑनलाइन गेमिंग की सर्विसेज दे रहे हो. ऐसे सप्लायर को हो गया है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. ऐसे सप्लायर को हो गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 24. तो 2 अमेंडमेंट्स हुई. एक, पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू इको हो गया कट, उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है. लेकिन एज अ सप्लायर हु इज outside India, a supplier who is supplier who is outside India, सप्लायर हु इज आउटसाइड इंडिया बट रेसिपिएंट जो है वो इंडिया में है, तो ऐसे सप्लायर को हो गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. आपको हम टर्नओवर हम नहीं देखेंगे. बराबर है क्या? इज दैट ओके? सप्लायर आउटसाइड इंडिया ऑनलाइन गेमिंग, इसमें ज्यादा पार्ट हमें इंटर में नहीं है, इसका कुछ पार्ट हमें फाइनल में ही होने वाला है. ठीक है. NRTP एंड ऑनलाइन गेमिंग, परफेक्ट. NRTP एंड ऑनलाइन गेमिंग. अच्छा, ये जो सप्लायर है ना आउटसाइड इंडिया, अभी इसको बिना पैन के भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकता है. पहले बिना पैन के 2 लोग, पहले सिर्फ NRTP कर पाता था. नॉन रेसिडेंट, वो इंडिया का है ही नहीं, उसके पास पैन ही नहीं है. अभी इस कैटेगरी में और एक व्यक्ति आ गया और वो है सप्लायर outside India who is doing online gaming. Online gaming का craze हो गया. People spend money, so much money, they spend so much of time, they're doing this like a full-time career, and there's a proper online gaming. So any supplier who's giving these services from outside India and the recipient is in India, you will have to get registered. You will have to register yourself compulsorily under section 24. आपको भी बिना, just like NRTP, बिना पैन के भी आपको ये registration आप ले सकते हो. बराबर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं। अब आगे नेक्स्ट पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, अब तक ऐसा कोई अलग से कुछ नोटिफाइड नहीं है। नाउ एजेंट हु इज सेलिंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मैं एक एजेंट हूं कि आई एम वर्किंग फॉर अ प्रिंसिपल, ऐसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा? एजेंट, आई एम एन एजेंट ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, मेरा जो प्रिंसिपल है कंपलसरी वो रजिस्टर्ड है। अगर मैं एजेंट एक फार्मर की हूं और फार्मर के लिए गुड्स बेच रही हूं, तो फिर फार्मर के मैं अनियन और ये एग्री प्रोड्यूस बेच रही हूं, तो भाई साहब मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए पहले मेरे प्रिंसिपल का टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। माय प्रिंसिपल हैज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। सो मेरा टैक्सेबल पर्सन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आई एम सेलिंग टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये एंड है, दो एरो है। देखो यहाँ पे एरो पे दो बातें हैं। तो ये जो पहली बात है प्लीज आप देखो, 1 आई मस्ट बी अ एजेंट ऑफ अ टैक्सेबल प्रिंसिपल, एंड 2 आई एम सेलिंग टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट एम आई सेलिंग? आई एम सेलिंग टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। बराबर है क्या? सब ओके क्या? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हो गया 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया, एटीओ हो गया। अब इसमें किसी को 22 और 24 में कोई डाउट है क्या? फिर जो एग्जाम्प्ट है वो एक बार बताती हूँ और फिर मैं आपको फटाफट इसके कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी, आप बोलना रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। चलो डिड यू ऑल, आर यू ऑल ओके? गिव मी अ थम्स अप. You all have to give me a thumbs up if you all are understanding and no problem. All okay? All okay? Yes. कभी कभी YouTube पे लेक्चर लेना बहुत अच्छा होता है. The speed is fast, but that's okay with you all, no? Same thing. You talk slow, you go slow. On YouTube, it goes faster. Are we all done? Principal should be registered. Absolutely yes. Principal should be registered. Thumbs up 1 liter वाली नहीं चलेगी. Are we all done? चलो आगे जाएंगे. Yes. Next. हाँ, अब बीच का मैं कवर करती हूँ, एग्जम्प्ट वाला कवर करूँ. सेक्शन 23 बेटा. यस, सेक्शन 23 क्या बोलता है? कब आप एग्जम्प्ट हो. सो सेक्शन 23 क्या बोलता है? व्हेन आर यू एग्जम्प्ट फ्रॉम डूइंग रजिस्ट्रेशन. इसमें ऑलरेडी इनडायरेक्टली कुछ चीजें कवर हो जाती है. पहले आप एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कब हो? पहली बात, यू आर प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिवली और अ सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल जीओआरएस. मतलब मैं सिर्फ लिकर बेच रही हूँ, लिकर की शॉप है, वाइन शॉप है, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना. आई एम सेलिंग पेट्रोल. हाँ, पेट्रोल पंप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्योंकि वो ऑयल भी बेचते हैं. ऑयल बहुत कम बेचते हैं बट फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. सो आई हैव अ क्लाइंट विद ऑयल सेल इज लाइक, ओ माय गॉड, नेग्लिजिबल, एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑफ पेट्रोल पंप, पेट्रोल का सेल और डीजल का है, बट फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है. सो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ जी, नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना. आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम जीओआरएस दे रहे हो, जैसे कि आप एक डॉक्टर हो, आप कोई एग्जाम वाली सर्विसेज दे रहे हो, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो गुड्स है दे आर एक्सक्लूसिवली एग्जाम्ड ही है. हेल्थ केयर सर्विसेज, यू आर इन अ डॉक्टर हु इज जस्ट डूइंग अ नॉर्मल, फिजिशियन है, पेशेंट आते हैं, आप चेक करते हो, दवाइयां देते हो, तो ये एग्जाम्ड वाली सर्विसेज, तो आपको तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है. आप एक एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, यू आर अ फार्मर बेसिकली, और इंडिविजुअल और एचयूएफ. ओके, ये एग्जाम्शन किसको है? सिर्फ इंडिविजुअल को और एचयूएफ को जो फार्मिंग कर रहे हैं. आप कल्टीवेशन का काम कर रहे हो, इधर आप ओन खुद से कल्टीवेशन कर रहे हो, या आप फैमिली मेंबर्स आपके खेत में काम कर रहे हैं, या आपने लेबर रखा है, आप जैसे भी एग्रीकल्चर कर रहे हो. बट हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कांट कम एंड से आई एम इनटू फार्मिंग एंड सो आई इट्स एग्जम्प्ट. नो, दिस एग्जम्पशन इज गिविंग ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. तो ये हर कोई व्यक्ति जो फार्मिंग कर रहा है उसको ये एग्जम्पशन नहीं है. ये एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को है. आप फार्मिंग कैसे कर रहे हो? ओन लेबर से कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स के थ्रू कर रहे हो, या हायर्ड लेबर है, आपने लेबर को हायर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नोटिफाइड मतलब नोटिफिकेशन आया है. ये वही लोग है इनडायरेक्टली आई हैव टॉट यू दिस अंडर सेक्शन 24. जैसे कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एस, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एस के लिए कंपलसरी नहीं है,
तो फिर आप 22 में चले जाओ। मतलब आपके लिए कंपलसरी नहीं है। किसके लिए कंपलसरी है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कंपलसरी, बट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए कंपलसरी नहीं है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट कंपलसरी नहीं है। यार ये जो नोटिफाइड पर्सन है ना, अयो ये नोटिफाइड है, एग्जाम्प्ट है, बट ये दे विल, मतलब नोटिफिकेशन क्या बोलता है, दे आर नॉट कवर्ड अंडर 24, नॉट कवर्ड अंडर 24 बट कवर्ड अंडर, but they are covered under 22. They are not covered under 24 but they are covered under 22. ध्यान में आ रहा है क्या? अरे तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? They are not covered under 22 बेटा, 24 but they are covered under 22. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? Yes. Okay. Yes. CTP selling handicraft goods. Suppliers covered under RCM. ये एग्जाम्पल दिया ना मैंने, सप्लायर जिनके सारा टर्नओवर इज कवर्ड अंडर आरसीएम, मतलब उनके रेसिपिएंट टैक्स दे रहे, माने ये वाले। ऐसा देख, जीटीए और फैक्ट्री, फैक्ट्री को करना पड़ेगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बिकॉज दे कवर्ड अंडर 24, बट ऐसे जीटीए को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर नो इट इज कवर्ड अंडर 23। जीटीए को रजिस्ट्रेशन नहीं करना बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 23। और 23 क्या बोलता है, आप ऐसे सप्लायर हो जिसका सारा का सारा टर्नओवर पे टैक्स कौन दे रहा है, रेसिपिएंट दे रहा है, बिकॉज रेसिपिएंट इज कवर्ड अंडर आरसीएम। तो जीटीए बोलेगा मैं रजिस्ट्रेशन करके करूं क्या, मुझे टैक्स ही नहीं देना, टैक्स तो मेरा रेसिपिएंट ही दे रहा है। गवर्नमेंट भी बोलती है सही है, ये जीटीए क्या करेगा, इस जीटीए को तो टैक्स आने ही नहीं वाला, तो इसको क्यों बोलते हो रजिस्टर करने के लिए, इसके लिए क्या कर दो, इसको एग्जाम कर दो, इसको क्या कर दो, एग्जाम कर दो। बराबर है क्या? अब देखो, सप्लायर सेलिंग नहीं, ये अभी डिलीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सप्लायर सेलिंग सप्लायर एस थ्रू इको नहीं, अभी किसी को भी नहीं करना, एस को भी नहीं करना, जी को भी नहीं करना। आप इको के थ्रू एस सेल करो, इको के थ्रू गुड सेल करो, आपको नहीं करना। हाँ, लेकिन पता है अभी अमेंडमेंट में ये आया है कि इको को कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, जो गुड्स सेल करते हैं उनको। आपको जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। इफ यू आर सेलिंग गुड्स थ्रू इको, नो जीएसटी नंबर, बट यू नीड अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। एक टेम्परेरी आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, फिर आप पे ध्यान रखा जाएगा। इको ने अपने सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोविजन करनी चाहिए कि सच पर्संस कैन नॉट डू इंटरस्टेट, क्योंकि आप इंटरस्टेट स्टार्ट करोगे तो बेटा आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। हाँ मैम, नहीं मैम मुझे तो मेरा बिजनेस ग्रो करना है, मुझे इंटरस्टेट करना है, देन रजिस्टर योरसेल्फ, डू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। तो ऐसे अमेंडमेंट है, मुझे जस्ट याद दिलाना, बाद में वो पढ़ के मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? यस। अब फॉलोइंग 1 to 4 नॉट कवर्ड अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बट दे कवर्ड अंडर 22, बट दे कवर्ड अंडर 22, करेक्ट है? तो आई थिंक ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर कर दिया। अब मैं फटाफट रिकैप करा देती हूँ आपको, पूरा मैंने 22, 23, 24 बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। ओके चलो मुझे बताओ 22 मतलब क्या, बेस्ड ऑन एटीओ। 22 मतलब क्या, बेस्ड ऑन एटीओ। एटीओ मतलब गुड्स के लिए क्या है, 40, 20, 10, 40 ऑल स्टेट्स, 20 एपीज मस्ट, 10 इज टीना मामी, करेक्ट है क्या? टीना मामी आएगा। अब बाकी सब सिर्फ एस है, जी प्लस एस है, सिर्फ एस है, जी प्लस एस है, या क्या है, हाँ, या होली एक्सक्लूसिव एस है, सिर्फ एस बोल दिया, जी प्लस एस बोल दिया, नोटिफाइड गुड्स बोल दिया, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है। ये चार के लिए हमेशा टर्नओवर क्राइटेरिया विल बी 20 एंड 10। 10 इज टीना मामी एंड 20 इज एवरीवेयर एल्स। बराबर है क्या? यस। अब 24 में आता है कंपलसरी। 24 में क्या आता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में पहला क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर आ गया, मुझे ना ऐसे याद करने के लिए अच्छा लगता है सब, ये सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, OIDR, gaming from outside India, recipient is in India, then eco जब उसको TCS कलेक्ट करना है, eco जब उसको 95 में टैक्स पे करना है, फिर ऐसे पर्सन जिसको TDS कट करना है, फिर ऐसा पर्सन जो रेसिपिएंट है कवर्ड अंडर RCM, फैक्ट्री को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया। बराबर है कि नहीं? देन हाँ, आई am an agent of a taxable principal. Principal is registered and I am selling taxable goods or services. तब मुझे compulsory registration करना पड़ेगा। ISD हो गया, notified हो गया, हाँ सब कवर हो गया, ये सब कवर हो गया, nothing left, डन है, easy, not difficult, ना कुछ difficult नहीं है। अब आपको मैं क्वेश्चन में से फटाफट रिकैप कराती हूँ, तो फिर मैं उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर वगैरह जो है वो भी स्टार्ट कर दूंगी। आज लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ, नहीं तो हम बट देखते कितना मैं कवर कर पाती हूँ, तो भी हम देखते, कोशिश तो करेंगे।
Ma'am, under section 23, if doctor is providing some medicines also which are taxable, then compulsory. हाँ Aditi, then not compulsory. You will have to check the ATO. ATO. He's selling medicines, then you will have to check the ATO. ATO means aggregate 22 के हिसाब से तुझे चेक करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, कुछ कुछ मेडिसिन पे टैक्स लगता है. यस. ओके. हाँ, अब देखेंगे. अब एक मिनट, मुझे आपको एक और चीज बताने दो. एग्जाम में लिखना होगा. एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. ये वाला ऐसा लिखते हैं हम लोग. अगर गुड्स के लिए आता है, किसके लिए आता है? गुड्स. इफ यू गेट अ क्वेश्चन, आर यू लायबल? ओके, एंड यू गेट द क्वेश्चन फॉर गुड्स. अगर आपको गुड्स के लिए क्वेश्चन आता है तो हम जनरली ऐसे बोलते हैं. पता है वो 40 लाख का जंप कब हुआ था? 2019 में. 40 लाख का जंप कब हुआ था? 2019 में. सो देन यू शुड से सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 डेटेड 7th March 2019. इट गिव्स थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर गुड्स एज फॉलोज. 10 lakhs फॉर टीना मामी. एग्जाम में टीना मामी नहीं लिखने का, पूरा सेंटेंस लिख के, स्टेट्स के नाम लिख के आने के. उसके बाद आपने 20 lakhs बोलना चाहिए. 20 lakhs इज व्हाट AP इज मस्ट. उसके बाद 40 lakhs इन अदर स्टेट्स. एंड देन दिस इज द प्रोविजन ऑफ लॉ. फिर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. जैसे कुछ क्वेश्चन में बोला है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं महाराष्ट्र में हूं, या इस क्वेश्चन में आई एम इन तेलंगाना, देन तेलंगाना AP मस्ट में आता है. पहले हमेशा ये लिखो. गुड्स के लिए बोलोगे, मैं क्यों मैम गुड्स के लिए ये, फिर बाकी के लिए क्या बोलेंगे? अरे बाकी सबके लिए नोटिफिकेशन नंबर नहीं लिखोगे. बाकी सबके लिए आप क्या बोलोगे? एज पर सेक्शन 22. एज पर सी, पढ़ाना एक अलग बात है, एग्जाम में कैसे लिखना है, मार्क्स भी तो लेके आने हैं अपने को, एग्जामिनर को भी इंप्रेस करना है बेटा. तो आपको बाकी जो है सर्विसेज है, G+S है, उसके लिए बोलना है एज पर सेक्शन 22. नोटिफिकेशन नंबर की जरूरत नहीं. वो नोटिफिकेशन 2019 में 40 lakhs का जंप हुआ था. तो आप तब बोलोगे एज पर सेक्शन 22 द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सर्विसेज एज फॉलोज. 10 lakhs इन टीना मामी एंड 10 lakhs इन टीना मामी एंड 20 lakhs इन रिमेनिंग स्टेट्स. ऐसा, ये ऐसे बोलना है आपको. समझ में आ गया क्या? ये नोट कर लिया क्या आपने? ये नोट कर लिया कि नहीं किया रे? बाकी गुड्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर मत बताना, बाकी सब बता देना. चलेगा? आई विल गो अहेड. चलो रेडी है? आई विल गो अहेड. मैं रजिस्ट्रेशन का आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताती हूँ अभी. ठीक है? यहाँ के मैंने अमेंडमेंट्स कवर कर दिए हैं अभी 2. अब सुनो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन में एक और चीज बताती हूँ. यहाँ पे देखना, मैंने मेरे रेगुलर क्लास में एक्चुअली बच्चों को ये भी बताया था कि ये चैप्टर पढ़ना कैसे है. तो हमने बहुत अच्छे से, ये देखो, ये पर्सन्स कवर्ड इन 24 वहाँ से कवर करके दिया. तो इनफैक्ट ये चैप्टर पढ़ना कैसे है इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत अच्छा उनको एक नोट बना के दिया था. मुझे दिखेगा तो आपको भी दिखाती हूँ. देखो, हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर, बट दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. सी, आई टॉट यू सेक्शन 22, 23, 24. इस पे किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे? आर यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा. तो आपको प्रोविजन ऑफ लॉ लिखना है, आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखने हैं और कंक्लूजन लिखना है कि हाँ इस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना है या इस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. तो आप सेक्शन कोड करो. 3 तो सेक्शन है, 22, 23 एंड 24. करेक्ट. अब देखो, अब उसके बाद आता है GST एंड नंबर के बारे में बताती हूँ. तो मैंने ऐसे करके दिया ना, आप स्टार्ट ही करोगे वो प्रोसीजर से. अयो वो प्रोसीजर ही इतना बोरिंग और लंबा है, हो गया, फिर आप दिन भर वो प्रोसीजर ही खेलते बैठोगे. वैसे नहीं करना है. चैप्टर को बहुत एक लॉजिकल फ्लो से डिवाइड करना है, तब जाके पढ़ाई होती है, वरना ऐसी पढ़ाई नहीं होती. अब देखते हैं GST एंड रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में. अब जो GST एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है, इट्स अ 15 डिजिट नंबर. कितने डिजिट का नंबर है? 15 डिजिट. ये है कॉन्सेप्ट C5. फटाफट मुझे पेज नंबर चाहिए सो दैट आई कैन नेविगेट क्विकली.
कॉन्सेप्ट 5, ऐसे मैंने आपको देखो इस कॉन्सेप्ट 5, तो ये अगर किसी को चाहिए हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर, अभी तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर्स, डू माई रिविजन लेक्चर. So this is how I am teaching you right now. Okay, so this is how you have to study this chapter. When chapter is very boring, then I give you these things writing. हाँ, तो मैं C5 पे नेविगेट करूंगी. C5 is concept 5. What is C5, C6, C7? Students who don't have not studied with me, they should know that I teach always. I divide the chapter into concepts. So that is C5 is a concept. Now GSTIN. GSTIN क्या है? एक GST रजिस्ट्रेशन नंबर है. क्या है ये? आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर है. आप जैसे ही GST के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल करते हो, आपको अप्लाई करते हो, आपको जब GST नंबर आता है वो 15 डिजिट का नंबर आता है. इट्स अ पैन बेस्ड नंबर. हाँ, इट इज अ पैन बेस्ड नंबर. अब ये पैन बेस्ड नंबर है, पैन बेस्ड नंबर है तो पहले 10 डिजिट पैन के हो गए. सॉरी पहले 2 डिजिट जो होता है, इट स्टार्ट्स विथ स्टेट कोड. स्टेट कोड जैसे कि महाराष्ट्र में, आप यहाँ पे कहीं पे भी महाराष्ट्र में घूमोगे तो आपको दिखेगा सबके जीएसटी नंबर 27 से स्टार्ट होते हैं. दिल्ली में आप देखोगे जीएसटी नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं. वैसे हर स्टेट का एक स्टेट कोड होता है, तो आपको वो पहले 2 कोड से पता चलता है कि जनरली आप सर्च करोगे, गूगल करोगे तो आपको पता चल जाता है ये व्यक्ति कहाँ का रजिस्टर्ड है. तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर से बेसिकली पता चलता है ये कहाँ का रजिस्टर्ड है. तो ये जो 15 डिजिट का नंबर है, पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, उसके बाद के 10 डिजिट होते हैं पैन. सो यहाँ कितने कवर हो गए? 12. उसके बाद आपको आता है एक लास्ट में होता है एक Z होता है, और एक होता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट यू डू. ओके, आपके कितने रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एक डिजिट डिवाइड. कितना है मेरे को पता, पेज नंबर 273. ये और इट इज ओके. ये देखो आपके पहले 2 नंबर्स जो होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये 2 है, ये स्टेट कोड होते हैं. ये 2 क्या है? आपका स्टेट कोड है. फिर पैन कितना है? 10. उसके बाद है एंटिटी कोड. एंटिटी कोड क्या होता है? मेरे कितने रजिस्ट्रेशन है. सो मैंने अगर 1 बोला तो मेरा एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, अलग अलग नंबर्स नहीं है मेरे रजिस्टर्ड. मेरे पैन पे पीकेडी का एक ही नंबर है तो एक ही आएगा. अच्छा मैम किसी के 2 है, 9 तक तो आप जा ही सकते हो, तो 1 to 9 हम जा सकते हैं. उसके बाद होता है A to Z. A मतलब आपके आगे 10 ऐसे नंबर वो काउंटिंग होता है. सो द नंबर स्टार्ट्स विथ व्हाट? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले 1 to 9 होगा, फिर A to Z होगा. A विल इंडिकेट 10, B विल इंडिकेट 11 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो 1 to 9 या कहाँ पे आएगा? A to Z. उसके बाद आता है चेक सम या कैरेक्टर. तो ये Z ये फिक्स्ड होता है, दिस इज गिवन बाय सॉफ्टवेयर. ये और आखिरी वाला एक सम ऑफ डिजिट आता है, एक सम ऑफ डिजिट. तो Z होता है और यहाँ पे कोई तो डिजिट आता है. ये जो 2 नंबर्स है, ये 2 आपको सॉफ्टवेयर ने दिए, उनको कुछ एरर्स इंटरनली, उनको कुछ कभी एरर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके लिए वो चेक करते हैं. तो जीएसटी नंबर इज पैन बेस्ड. जीएसटी नंबर इसीलिए हम सेल नहीं कर सकते. मैंने बोला ना आपको, अगर याद होगा कि आईटीसी के चैप्टर में मैंने पढ़ा है, बिजनेस सेल कर दिया तो मैंने बोला असेट ले जा, लायबिलिटी ले जा, मेरी बकेट भी ले जा, मतलब आईटी का अनयूटिलाइज बैलेंस भी आप ले जाते हो, लेकिन मैं मेरा जीएसटी नंबर नहीं दे सकती हूँ. तो जो व्यक्ति बिजनेस सेल कर रहा है, आई हैव टू कैंसिल माय नंबर एंड द पर्सन हु इज गेटिंग द नंबर हैज टू टेकिंग द बिजनेस हैज टू गेट अ न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर. व्हाई सो? बिकॉज मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तो मेरा बिजनेस मेरे पैन पे बेस्ड है, तुम्हारा पैन अलग है तो तुम्हारा नंबर अलग आएगा. तो जीएसटी नंबर इस तरीके से होता है. इट्स अ 15 डिजिट पैन बेस्ड नंबर एंड सिर्फ 2 लोगों को बिना पैन के ये नंबर मिल जाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होगा. एक होता है एनआरटीपी और एक होता है सप्लायर सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग टू अ रेसिपिएंट इन इंडिया. तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? C5. तो ऐसा मस्त पे कि चैप्टर पढ़ने का, ज्यादा लोड नहीं लेने का. अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत रिसेंटली ये पढ़ा है मैंने फास्ट ट्रैक के बच्चों को, बट बाकी के बच्चों को एक बार मैं रिकैप करा के दे देती हूँ. अब आता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने सुनना चाहिए. मुझे रजिस्ट्रेशन करने के क्राइटेरिया में वंस आई बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आई मस्ट डू द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज. सपोज आई बिकम लायबल बिकॉज माई टर्नओवर क्रॉस्ड, मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया. जिस दिन 20 लाख क्रॉस हुआ उसके 30 डेज में मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या मैंने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया. जिस दिन आपने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया उसके आगे विद इन 30 डेज आप जिस दिन लायबल होते हो, जो भी रीजन की वजह से, आइदर एटीओ के रीजन की वजह से या तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के रीजन की वजह से, आइयो आप जो भी रीजन की वजह से एप्लीकेबल हो रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लायबल हो रहे हो, अब जिसकी वजह से भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. इफ आई मेक द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, सो इफ यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, और देयर इज अनदर ऑप्शन, यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन you apply for registration when? After 30 days. तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज अप्लाई किया. लेट्स से आई बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 5 अक्टूबर. इस दिन मेरा एटीओ क्रॉस हो गया, या मैंने 5 अक्टूबर को इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया. मैंने
मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 15 अक्टूबर को। कब? मैंने तुरंत 10 ही दिन में कर दिया। 5 अक्टूबर को आई बिकेम लायबल, आई अप्लाइड ऑन 15 अक्टूबर। नाउ मुझे आरसी आएगा, आई विल गेट द आरसी इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मेरे को जो आरसी मिलेगा, मान के चलो वो मुझे 23 अक्टूबर को मिल गया। अब इस आरसी पे डेट क्या आएगा? द डेटेड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 5 अक्टूबर। ये आईसीआई को ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल पूछना बहुत ही पसंद है। यू विल गेट आरसी आएगा 23 अक्टूबर को, आपको पता चलेगा 23 को कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया, बट आपके रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ लेकिन इफेक्टिव डेट क्या लिख के आएगा? 5 अक्टूबर। तो ये जो है आपको क्या मिला? रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन। दिस इज अ रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन। और इस रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन का एक फायदा होता है। इस रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन का क्या होता है? एक फायदा होता है। रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन के फायदा ये होता है, यू कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये कॉन्सेप्ट जो है डॉक्यूमेंट्स के चैप्टर में है। यू कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। आप क्या इशू कर सकते हो? रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। सो आई कैन इशू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो रिवाइज टैक्स इनवॉइस पे मैं आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती हूँ, और जो रेसिपिएंट है उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे क्या ले सकता है? ITC ले सकता है। नाउ इफ आई अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर, if I apply for registration when? I apply for registration after 30 days। यही एग्जाम्पल लेते। तो I became liable on 5th October, but I applied for registration on 10th of November। अब मुझे आरसी मुझे मिला 18th ऑफ नवंबर पे। अब आरसी पे जो डेटेड होगा, आरसी विल बी डेटेड 18th नवंबर। सो देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन। ये एक पनिशमेंट मिल रही है आपको, नो रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, क्योंकि नाउ यू कैनॉट इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। और अगर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर पाते ना बेटा, इफ यू कैन नॉट इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर पाते हो तो जिस दिन से आपको आरसी मिला उस दिन से आप कस्टमर से टैक्स रेज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले वाला जो भी टैक्स है आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, आप आरसी रिवाइज इशू नहीं कर सकते, तो आपको आपकी जेब से पैसा देना पड़ेगा। तुमको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? Come on, live streaming students, quickly tell me if you all are understanding or not understanding. Quickly tell me. Attendance देखो कम होते जाते। तुम क्या खाना खाने गए क्या सब लोग? Okay. अब यू ऑल ओके विद दिस? यस। सो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट था इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी, तो ये भी हो गया। अब आता है रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फिर बस मुझे 3 ही पार्ट्स कवर करने हैं। इसका प्रोसीजर कैसा है, और अगर मुझे अमेंडमेंट्स करने और कैंसिलेशन करना है। तो कभी भी चैप्टर को एक लॉजिकल फ्लो में डिवाइड करो। जब चैप्टर बहुत बड़ा होता है, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट वेरी बिग, देयर आर सम पार्ट्स विच आर वेरी लॉजिकल एंड यू लाइक इट। एक ही पार्ट होगा जो बहुत ही बोरिंग और कैसा तो भी होगा, तो उसको आखिरी में आप करो, बाकी सब अच्छे से करो। चलो ये हो गया, बस इतना ही पार्ट बचा है। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड गो अहेड। नेक्स्ट पार्ट इज रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी। वेरी सिंपल। मेरे बुक्स में जिन बच्चों के पास है वो कॉन्सेप्ट 7 है, या आप एनआरटीपी और सीटीपी जो भी है, ओल्ड बैच स्टूडेंट्स हो, न्यू स्टूडेंट हो, आपके पास नहीं है, आप आपके क्लास के जो भी नोट्स है, मॉड्यूल है, वो सामने रख के आप देख सकते हो। सीटीपी और एनआरटीपी के बारे में कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बताती हूँ। फटाफट पेज नंबर बताना। 275। सीटीपी और एनआरटीपी में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ कॉमन सी बातें मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। पहले सुनना, सीटीपी और एनआरटीपी के बारे में 2 कॉमन सी बातें समझ लो। सीटीपी एंड एनआरटीपी दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 24। दे बोथ डू नॉट गेट कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इन लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। सीटीपी एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए apply for registration got cancelled. Now 1 minute. That queries you ask me later on, I will explain you or give you the replies afterwards. एक फ्लो फटाफट बना रहेगा। सीटीपी और एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सीटीपी एक ऐसा पर्सन है जिसको दूसरे स्टेट में
गुजरात में जाना है एग्जीबिशन के लिए, मेरे पास मेरा वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एनआरटीपी के पास इंडिया में ना तो घर है ना तो बिजनेस है। अब इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होता है। फर्स्ट दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। जनरली सबको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है विद इन 30 days। दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एडवांस 5 days prior to starting your business, so you must apply for registration in advance. So they have to apply for registration 5 days prior to commencement of business. So पहले तो they have to apply for registration 5 days prior। 5 days प्रायर इनको अप्लाई करना है। सिर्फ एनआरटीपी एक ऐसा पर्सन है, एनआरटीपी को बगैर पैन, सो विदाउट अ पैन ऑल्सो, इसके पास पैन नहीं होगा तो भी रजिस्ट्रेशन चलेगा। इस व्यक्ति के पास जो वो बाहर का पर्सन है उसका वहां का टीआईएन चाहिए। टीआईएन इज टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसका वैलिड पासपोर्ट चाहिए ये बताने के लिए कि यार ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ब्रिटिश हर पासपोर्ट के इवन कलर्स अलग अलग होते हैं। सो वी हैव अ डिफरेंट कलर, पाकिस्तान हैव अ डिफरेंट कलर, एवरी कंट्रीज पासपोर्ट इज आइडेंटिफाइड। सो इमीडिएटली लुकिंग एट इट यू नो दैट दिस इज नॉट अ इंडियन और ये किसी और कंट्री का सिटीजन है। तो पासपोर्ट आपका होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका पासपोर्ट, यू आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आपका जो यहाँ पे एजेंट है, उस व्यक्ति का जो एजेंट है उसका वैलिड पैन होना चाहिए और आपने उसको पावर ऑफ अटर्नी देना चाहिए। एजेंट है उसका यहाँ पे वैलिड पैन होना चाहिए। सो सम अदर डॉक्यूमेंट, सो ये जो एनआर पर्सन है उसका टिन चाहिए, जो एनआर है उसका पासपोर्ट चाहिए, जो इसका एजेंट होना चाहिए उसका इंडिया में एजेंट है उसका पैन होना चाहिए। नाउ बोथ हैव समथिंग कॉमन। यू नो व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स इन देम। इन सबके दोनों के कॉमन पॉइंट्स क्या है? पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, मैक्सिमम योर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी इज फॉर 90 days। यू कैन अप्लाई फॉर 90 days plus you can get an extension of further 90 days। so you can apply for 90 days and further extension of 90 days। suppose I have applied for registration, I say मुझे exhibition में part करना है, so I have applied for registration for 45 days। तो मेरा आरसी कितने दिन का बनेगा? 45 days का, क्योंकि मुझे एग्जीबिशन से 45 days का एग्जीबिशन है वहीं पे जाना है, तो जस्ट सेफर साइड मैंने 45 बोल दिया है। मे बी 20 दिन का, 30 days का कुछ एग्जीबिशन होगा। और आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 95 days। कैन यू गेट दैट? नो। इफ यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 95 इट्स नॉट पॉसिबल। योर आरसी विल कम मैक्सिमम ऑफ 90 days। नाउ वेन एवर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे मनी इन एडवांस। यू हैव टू एस्टिमेट, आपको एक एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपको एक टीआरएन नंबर आता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये टीआरएन नंबर के बेसिस पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो एनआरटीपी एंड सीटीपी हैव टू पे द टैक्सेस इन एडवांस, सो दे हैव टू डू एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ द टैक्स। सपोज दे आस्क फॉर एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन के लिए भी आपको फिर से एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस एक्सटेंशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस में आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस एक्सटेंशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। सो 90 days के लिए आप अप्लाई करोगे, प्लस आपको 90 days का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। एनआरटीपी में सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि आपको जो है बिना पैन के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 90 days ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, उनको बहुत पसंद है ये पूछना। सीटीपी के लिए भी 90 days, एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। आई थिंक दिस इज डन। ये हो गया वैलिड पासपोर्ट। दे मस्ट हैव अ सिग्नेटरी, एक एजेंट जिनका वैलिड पैन है, वो रेसिडेंट होना चाहिए, ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए। पैन सीटीपी को कंपलसरी है, हाँ। 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना है, मैक्सिमम 90 days, एडवांस टैक्स। दे बोथ कांट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। दे हैव टू गेट अ टीआरएन। मतलब कैसे होता है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो ना, यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जैसे अभी मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो जब लोग ये पार्ट ए के लिए अप्लाई करते हैं एंड व्हेन दे अप्लाई फॉर पार्ट ए दे विल गेट अ टीआरएन एंड देन यूजिंग दैट टीआरएन दे कैन फिल पार्ट बी, एंड पार्ट बी के साथ दे हैव टू मेक पेमेंट एंड दे मेक द पेमेंट यूजिंग टीआरएन। तो ये किसका कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने? एनआरटीपी और सीटीपी। यस, व्हाट्स योर डाउट? You will have to get an Indian agent. Don't do business in India then. You want to do business in India, you need to comply with the provisions. Are we done? Of course, NRTP will need somebody in India. How can he have an agent not in India? How will he do business here? NRTP, CTP concept done? 3 ही concept बची अभी। ओके है? फास्ट है?
ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अब मुझे आपको क्या पढ़ाना है हियर। So registration of CTP and NRTP is done. Now some important concepts of registration. अब registration के कुछ important concepts हैं, यहाँ है कुछ काफ़ी सारा, C3 करके है, बट मैं पहले पढ़ाती हूँ, मुझे याद है क्या क्या आपको बताना है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, फिर चेंजेस और कैंसिलेशन। सो ये 3 पार्ट बचेंगे उसके बाद। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। भूख लग रही है, तू लेक्चर को पॉज करके फटाफट खाने के लिए कुछ लेके आ और फटाफट लेक्चर देखते रहना, ठीक है? यस, भूख लगी है, वो दिख रहा है, अटेंडेंस थोड़ा कम हो गया है, वापस कुछ बच्चे ज्वाइन भी हो गए, बेस्ट है। अब सुनो, हाँ, आरसी इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी इज माई शॉर्ट फॉर्म आई यूज फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश ही कर रही हूँ कि आज खत्म कर देंगे, उसको पेंडिंग नहीं रखेंगे। और फास्ट ट्रैक वालों के लिए आई विल टेक अनदर yes lecture with you where you need something, I'll go with you. This is a quick revision here on YouTube, है ना? yes, अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। some important concepts of registration। अब ध्यान से सुनना, तुम सुन रहे हो, और वैसे भी आप भी क्या कर सकते हो, लेक्चर यूट्यूब पे आप पॉज लेके फिर से जो पार्ट आपको राइटिंग करना है ना, वो आप राइटिंग भी कर सकते हो, इन केस यू नीड टू राइट। नाउ पे अटेंशन। सो हियर आपका ये वाला CTP NRTP वाला पार्ट लिख के हो गया क्या? CTP NRTP के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, 5 दिन प्रायर ही करना है आपको। बाकी को लोगों को पहले टैक्स नहीं पे करना है, इनको पहले ही एडवांस एस्टिमेट करके टैक्स पे करना है। इनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही लिमिटेड समय के लिए होगा, एंड दैट इज 90 डेज का रजिस्ट्रेशन, एंड दे कैन गेट अ एक्सटेंशन बट इट कांट बी बियॉन्ड 90 डेज। अरे यार, इतना परमानेंट किधर जाके रहना है, तो उधर के प्लेस ऑफ बिजनेस कर दो, CTP करके नहीं, फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही ले लो उधर का, बराबर है कि नहीं? हाँ मैम, योर e-way bill got private. How many days to keep your lectures like that only? When I gave you e-way bill got Komal, are you a fast track student? आपको e-way bill YouTube कितना टाइम, मतलब तुमको रजिस्ट्रेशन भी करके देने का है ना? I have to do it I think आपका फास्ट ट्रैक के लिए, बट एनीवेज। अब सुनो, आगे सम कॉन्सेप्ट, ना पे अटेंशन। देयर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक एम्बेसी ऑफिस। ओके, मैं पहले लिखती हूँ, फिर वो एम्बेसी का इधर, हाँ मैं लिख के आपको बताती हूँ, फिर यहां से अगर कुछ छूट गया तो मैं आपको बता दूंगी। ध्यान से सुनो, रजिस्टर, नाउ लिसन। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखो क्या होता है ना, देयर आर सर्टेन एम्बेसीज और UN बॉडी। क्या होता है? सर्टेन एम्बेसीज और UN बॉडी। कोमल शर्मा रेगुलर बैच की स्टूडेंट है, अब तक तेरे लिए रखूंगी क्या मैं? क्या रे, November 22। okay, now listen. Embassy or UN bodies, embassy or UN bodies in India also have to do a compulsory registration. Now इनको हम क्या बोलते हैं कि you register, लेकिन आपको register करने पे ना आपको एक और चीज मैं बता दूं, कॉमन पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के बारे में? रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है इट इज स्टेट स्पेसिफिक। इट इज व्हाट? स्टेट स्पेसिफिक, इट इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। मतलब मुझे स्टेट वाइज, अगर मेरा, आपको पता है ना अलग अलग स्टेट्स में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर GST इज ऑन अ स्टेट वाइज, स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, there is no concept of what, there is no concept of centralized registration. So कोई भी concept नहीं, there is no concept of centralized registration. तो बेटा there is no concept of centralized registration. तो registration जो होता है वो state specific होता है, there is no concept of centralized registration. अब उसके बाद क्या है? एम्बसीज, हाँ एम्बसीज और UN बॉडी, तो माने आई टेल यू व्हाट, यहाँ पे अगर HDFC बैंक है, आपको पता है जितनी HDFC की ब्रांचेस होंगी ना, जहां जहां अलग स्टेट में, इमेजिन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज्यादा, उतने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं उनको। तो यहाँ पे उनको सेपरेट, तो स्टेट अलग है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना
कंपल्सरी है। विद इन द सेम स्टेट आप क्या कर सकते हो, आपको चॉइस है, यू कैन डू सेम रजिस्ट्रेशन और यू कैन डू सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो विद इन सेम स्टेट आई मे हैव वन ब्रांच इन नागपुर, आई मे हैव वन ब्रांच इन पुणे, बट आई कैन डू सेम रजिस्ट्रेशन, बट इफ आई हैव इट इन डिफरेंट स्टेट्स देन देयर इज नो चॉइस, आई हैव टू डू सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी स्टेट स्पेसिफिक, तो यहां पे कंपल्सरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट्स। अब देखो एम्बसीज और यूएन बॉडी, एम्बसीज और यूएन बॉडी ऑल्सो हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, तो एम्बसीज एंड यूएन बॉडीज ऑल्सो हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। नाउ व्हेन दे हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन दे हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, क्या होता है जब उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उनको यूआईएन मिलता है विच इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो दे विल गेट अ सेपरेट नंबर विच इज कॉल्ड एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो दे गेट अ सेपरेट नंबर विच इज कॉल्ड एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन एट द सेम टाइम सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड, दे हैव क्लैरिफाइड कि यूआईएन होना मतलब वी विल नॉट, यूआईएन मीन्स वी विल ट्रीट यू, वी विल नॉट ट्रीट यू एज रजिस्टर्ड, नॉट ट्रीट यू एज रजिस्टर्ड। ऐसा क्यों बोला, नॉट ट्रीट यू एज रजिस्टर्ड पर्सन, वाई, सो दैट डोंट वरी, आपका जो भी सेल होगा, आउटवर्ड सप्लाई होगा, उस पर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई होगा उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूएन एम्बसीज होते हैं, आपका वीजा का काम करके देते, कुछ काम करते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं, उन चार्जेस के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत, हाँ, उन चार्जेस के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सो दे हैव क्लैरिफाइड वी विल नॉट ट्रीट यू एज रजिस्टर्ड एंड देयर विल बी नो जीएसटी ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई, देयर विल बी नो जीएसटी ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई। तो आपका जो मैं लेक्चर फटाफट ले रही हूँ, वैसे भी आपको आदत है बाद में यूट्यूब का लेक्चर 1.5 पे आप देखते हो, तो आज मेरा वैसे भी यूट्यूब के लिए टॉकिंग स्पीड इज अ लिटिल फास्टर, तो आप बाद में लेक्चर को पॉज करके जहां जहां आपको कुछ चीजें लिखनी है आप फटाफट लिखो, तो ये बहुत अच्छे से और फास्ट, इतना बेहतरीन रिवीजन इतने कम टाइम में रजिस्ट्रेशन चैप्टर का करना इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज यू विल स्पेंड डेज एंड डेज ऑन डूइंग जस्ट आवर्स एंड आवर्स टुगेदर ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखो एम्बसीज और यूएन बॉडीज को बोला गया है कि आप आपको रजिस्टर करो, आप एक यूएन लो। एम्बसीज बॉडीज ने बहुत रिक्वेस्ट किया, जैसे आपको पता है क्या, देयर इज अ यूएस एम्बसी इन दिल्ली बट वी ऑल्सो हैव इट इन पुणे, इट्स इन मुंबई, वीजा के लिए मुझे वहां जाना पड़ता है। ये एम्बसीज की ऑफिसेज होती है, वीजा का काम करती है, बहुत सारा और काम करते हैं, उनके यहाँ रेसिडेंट्स, उनके जैसे कोविड में उनके लोग यहाँ स्टक हो गए, उनको यहाँ से इवैक्यूएट करना, ये सब काम एम्बसी ऑफिसेज करती है। तो ये एम्बसीज ने सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि हमको प्लीज सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन दे दो, तो हमने सिर्फ उनको दे दिया। तो दे आर अलाउड टू टेक सेंट्रलाइज नंबर, मतलब उन्होंने एक ही नंबर ले लिया तो भी चलेगा, उनको सिर्फ हमने क्या किया है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया। किसको अलाउ कर दिया हमने, यूएन बॉडीज एंड फॉरेन एम्बसीज को हमने बोला हाँ ठीक है, हम आपको क्या देंगे, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन दे देंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। और उनको ये भी बोला कि क्योंकि आपके पास यूआईएन है, मतलब ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर्ड हो, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो हर व्यक्ति को जीएसटी क्या करना पड़ता है, हर व्यक्ति को जीएसटी क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। तो एम्बसीज को बोला नहीं नहीं आपको जीएसटी नहीं लगेगा। फिर क्यों इनको यूआईएन नंबर दिया है, पता है क्या क्यों दिया है, इनको यूआईएन इसलिए दिया है बेटा, ये क्लैरिटी के लिए, ये एक हो गया, इनको यूआईएन इसलिए दिया है क्योंकि इनके जो इनवर्ड सप्लाईज है ना, इनके क्या है, इनवर्ड सप्लाईज पे इन्होंने जीएसटी पे किया होगा, ऑन द इनवर्ड सप्लाईज दे मस्ट हैव पेड जीएसटी, इस जीएसटी का उनको रिफंड देना चाहते हैं, इस जीएसटी का हम उनको क्या देना चाहते हैं, रिफंड देना चाहते हैं। इसके लिए उनको भरना पड़ता है जीएसटी आर 11 ही है क्या उनके रिटर्न का, प्लस एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है, जीएसटी एप्लीकेशन दे हैव टू फिल फॉर रिफंड। फिर उनका जो भी आईटीसी उन्होंने इनपुट पे किया है, फटाफट देखो ना, जीएसटी आर 11 है क्या, नंबर 11 ही है क्या। मैम आप लेक्चर प्रेस्टीज से ले रहे हो, हाँ मैं आज से लेके आगे प्रेस्टीज पे हूँ, whoever wants to come can come। एक शेड्यूल मैं आपको दूंगी, आज मैं एक शेड्यूल बनाऊंगी एंड देन आपको शेड्यूल बता दूंगी, बट एवरी डे आई एम गोइंग टू बी हियर फ्रॉम 11:45 ऑनवर्ड्स। उसके बाद कुछ दिनों में यहाँ पे एफएम की क्लास होती है, वो अगर खत्म होगी तो मैं आपको 11:30 बजे डॉट मिलूंगी। तो हाउ मेनी मोर लेक्चर्स यू हैव ऑफ एफएम, 2 days में एंड 1 day एसएम, everything is at that timing only, okay, ठीक है।
Yes, now let us, yes, GSTR 11. Okay, Ayushi, perfect. Yeah, I just thought by chance if I remember the wrong, no, I'm remembering the right number. Okay, UIN, इनवर्ट सप्लाईज प्लस GST का आपको रिफंड मिलेगा इस GST का, तो ये होगा GSTR 11 प्लस एप्लीकेशन भरना पड़ेगा और फॉर रिफंड। तो UIN नंबर इसके लिए दिया जाता है सो दैट हम ट्रैक कर पाए कि हमने आपको रिफंड दे दिया या नहीं दिया। उनके आउटवर्ड पे GST नहीं लगेगा, उन पे इनवर्ट पे तो जो भी सप्लायर है, आप कुछ भी खरीदने जाओगे उस पे तो GST लगेगा, तो वो नहीं बोल सकते हम UIN है, हम UN बॉडीज है, हमको GST मत लगाओ। नहीं, आप GST जैसा है हर कोई लगाएगा, हम आपको उसका क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमें भी उनकी कंट्रीज में ये सुविधा मिल रही है, सो वी हैव टू गिव दिस, रिटर्न द फेवर काइंड ऑफ अ थिंग है ये, ठीक है। अब मैं देखती हूँ UIN से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे, तो अगर कुछ छूटा होगा तो देखती हूँ। देखो GST इज स्टेट स्पेसिफिक बता दिया, अलग अलग ब्रांचेस है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इन GST वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, करेक्ट, बट कॉन्सुलेट, एम्बेसीज, UNO दे नीड टू रजिस्टर इन GST, यस। उनका जो GST नंबर है उसको UIN बोला जाता है। ये जो UIN है इट इज कॉल्ड एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि इवन इफ द एम्बेसीज are registered and they have UIN, they will be treated as non-taxable person, therefore they need not collect GST on the output supply। बराबर है, सब एक्सप्लेन किया। UIN नंबर इज अ सेंट्रलाइज नंबर, अग्रीड। पर्सन अगर उनको कोई एम्बेसी ऑफिस में कुछ रिपेयरिंग की सर्विस दे दी, उस रिपेयरिंग पे उसने GST पे किया, तो इस GST का रिफंड मिलेगा। ये रिफंड हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, दे कैन क्लेम अ रिफंड बाय फाइलिंग अ रिटर्न GSTR 11 प्लस मेकिंग अ रिफंड एप्लीकेशन। उसके बाद ये तो हाँ, और एक ये 8 पॉइंट देखो वो ये, बट मोटा भाई ने रिपेयर सर्विसेज दी, कहाँ दी, एम्बेसी ऑफिस में, तो मोटा भाई गोज टू एम्बेसी ऑफिस। मोटा भाई कहाँ जाते हैं, एम्बेसी ऑफिस में जाते हैं। सो मोटा भाई गोज टू द एम्बेसी ऑफिस एंड देयर he gives what, मोटा भाई gives repair services at embassy office and he files GSTR 1। मोटा भाई GSTR 1 भरते, GSTR 1 में वो क्या डालते हैं, अपना आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई डालते वक्त आपको रिटर्न में दो लोगों के, दो टाइप के ये भरने पड़ते हैं, एक होता है B2B और एक होता है B2C। सो आई हैव टू फाइल B2B एंड आई हैव टू फाइल B2C। रिटर्न्स का चैप्टर किया होगा तो सही है, नहीं किया होगा तो यू विल गिव मी ब्लैंक लुक। नाउ B2B एंड B2C भरना होता है। B2B और B2C में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप वो आउटवर्ड सप्लाई भरते हो, आउटवर्ड सप्लाई का जब रिटर्न भरोगे, ट्रीट द एम्बेसीज ऑल्सो एज B2B बिकॉज दे हैव अ UIN। उनका UIN डाल के उनको क्या ट्रीट करो, B2B। B2B इज ट्रीट देम एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। B2B इज व्हाट, ट्रीट देम एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है क्या, not that great and important। मोटा भाई should treat supply to embassy as B2B। ओके, अभी नीचे ये किराने वाले दुकान है, किराने स्टेशनरी दुकान, आप स्टूडेंट्स को कुछ बेचेंगे तो दे माइट ट्रीट यू एज B2C। बट इफ आई गो टू बाय, ऐसे मुझे एक साथ पूरे महीने का मेरे ऑफिस का स्टेशनरी चाहिए, तो मैं क्या दूंगी, मेरा GST नंबर दूंगी, तो दे विल ट्रीट मी एज B2B। B2B का बिल टू बिल वाइज एंट्री करते हैं, B2C का कंसोलिडेटेड एंट्री करते हैं। हाँ, ये हो गया। अब दूसरा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और एक बात ये हो गई। अब आगे और एक बात सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है अदर पॉइंट्स में। ये UIN का हो गया अलग से। पैन होना जरूरी है, किसका पैन होना जरूरी नहीं है, यहाँ आपको NRTP का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है, पैन, हु मे नॉट हैव अ पैन, NRTP को बिना पैन के चलेगा, हाँ, और प्लस यू आर सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग के आप सर्विस दे रहे हो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, यस, यू आर डूइंग दिस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यू आर डूइंग दिस फ्रॉम वेयर, आउटसाइड इंडिया। करेक्ट है क्या, यस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आफ्टर दैट। उसके बाद हाँ, अब मान के चलो ये एक स्टेट है, ओके, this is one state, in one state here and here, okay, let's say Pune and let's say Maharashtra. What is the option I have? I have an option of single registration. Nagpur, sorry, Nagpur, okay। एक क्या हो गया, हाँ, वो स्टेट ड्रॉ किया मैंने, बॉक्स है वो क्या है, वो स्टेट है, वो क्या है, महाराष्ट्र है। अब पुणे एक है और एक जगह नागपुर है। अब मुझे ऑप्शन क्या है, सिंगल रजिस्ट्रेशन का, और आई हैव ऑप्शन ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर ऐसा ही हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर ही एक SEZ है, एक यूनिट किधर है, SEZ है,
ये SEZ है इनसाइड, विद इन एवरी, कुछ स्टेट्स में होते हैं ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, SEZ को बहुत टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। ये वही SEZ है जो 10AA में आता है, ये वही SEZ है जो कहाँ आता है 10AA में आता है, इनकम टैक्स के कहाँ आता है 10AA में आता है। अब एक SEZ है और दूसरा कहाँ है DTA में। इधर देर इज नो ऑप्शन, हियर इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज कंपल्सरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। हम चाहते हैं कि SEZ और DTA का सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो, तो सो दैट वी नो ये SEZ है और ये DTA है। सो इवन इफ यू हैव 2 ब्रांचेस, एक SEZ में और एक कहाँ है SEZ में और एक कहाँ है DTA में, हम चाहते हैं कि क्या हो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, भले ही आप एक ही स्टेट में हो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन even if what ray both are in oh my god, did you understand or did you not understand? I'll go slow and I'll take a pause and you go through and ask. Speed कम करूं क्या थोड़ा? SEZ और DTA के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, SEZ और DTA के लिए क्या होगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। पूना और नागपुर ये दोनों, इसमें से कोई भी यूनिट SEZ में नहीं है, SEZ के बाहर ही है, तो फिर मेरे पास चॉइस है कंपलसरी सेम करूं या अलग भी कर सकती हूँ। लेकिन एक मेरा ब्रांच भले एक स्टेट के अंदर हो, बट मेरा एक ब्रांच उसमें से स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन में है और एक उसके बाहर है DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, उसके बाहर है दैट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, देन इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू डू सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ओके है क्या? तुमको ओके है क्या लाइव स्ट्रीमिंग? इट्स अ रिवीजन लेक्चर बेटा, योर एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट नाउ। आई गो अहेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 1 मिनट, मैंने क्या क्या कवर कर दिया। SEZ DTA सेपरेट हो गया, हाँ अब ये भी हो गया। अब आ गया प्रोसीजर, अब आएगा प्रोसीजर, फिर आएंगे चेंजेस, RC में अमेंडमेंट करना होगा तो क्या, और कैंसिलेशन करना होगा तो क्या। प्रोसीजर भी इजी है, कैंसिलेशन ही थोड़ा सा इरिटेटिंग वाला प्रोसेस है, बट दैट इज फाइन। नाउ आई विल कम टू प्रोसीजर, आई विल कम टू चेंजेस, अमेंडमेंट एंड देन आई विल कम टू कैंसिलेशन। इज दैट ओके? यस, ऑल राइट। थेरोटिकली तो पढ़ा के हो जाएगा, अगर लगेगा तो क्वेश्चंस वाला पार्ट, कुछ एग्जाम्पल वाला पार्ट देखते हैं अगर कुछ हो पाया तो। आज स्टार्ट लेट हुआ ना, नहीं तो आई हैव सम वर्क, आई विल सी टिल व्हाट हाउ मच टाइम आई कैन टेक इट। कितनी देर हुई अपने को लेक्चर स्टार्ट करके? व्हाट 12:15 है, मस्ट हैव स्टार्टेड नो। ठीक है, अब सुनो आगे, आई टेल यू द प्रोसीजर। ठीक है, मैं क्या बताती हूँ प्रोसीजर नहीं, और अपने को लगा कि घाई घाई होगी एकदम, घाई घाई में नहीं, मैं ट्राई तो करती हूँ सब कुछ फिनिश करने का, तो फिर उसका अगर कुछ एग्जाम्पल वाला पार्ट बचा रहेगा तो किसी और GST के चैप्टर के साथ या ऐसा कुछ कंबाइन करके कर दूंगी। लेट्स डू नाउ। अब कल करवा देना एटलीस्ट प्रोसीजर करवा देती हूँ, फिर चेंजेस इन RC कैंसिलेशन अगर कल हुआ तो उसके एग्जाम्पल्स के साथ करवा दूंगी, तो फिर घाई भी नहीं होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब सुनो, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। क्या करवा देती हूँ? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब सुनते हैं। ओके, अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में आपको बताती हूँ। यहाँ क्या सिंपल सी बात है, सुन के लो। अब देखो, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या होता है, पहले मुझे पार्ट A फिल करना है। क्या फिल करना है? पार्ट A। उसके बाद मुझे क्या फिल करना है? पार्ट B फिल करना है। ओके, अब मुझे पार्ट A फिल करना है और उसके बाद मुझे पार्ट B फिल करना है। अब पार्ट A फिल करना है मतलब मुझे मेरे डिटेल्स देने, KYC जैसा मेरा डिटेल्स देने। पार्ट B में हम बिजनेस के डिटेल्स देते। पहले इन पोर्टल से तुम खुद की आइडेंटिटी बताओ, तुम कौन हो,
let us first identify you, so give us your details. So first I give my Aadhaar, I have to give my PAN, I have to give my mobile number. पहले मैं मोबाइल नंबर देती थी, तुमको पता है कि एक स्कैम हुआ था जीएसटी में, भारी वाला स्कैम हुआ था। एक कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉई जो है उसके नाम पे जीएसटी नंबर ले लिया था। उन्होंने क्या किया, उनका पैन तो था एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर उन्होंने दूसरा नंबर कुछ दे दिया, एक नंबर दे दिया, एम्प्लॉय के नाम पे ले लिया होगा नंबर, वो नंबर दे दिया, ओटीपी आ गया, उस नंबर के बेसिस पे जीएसटी की एक कंपनी बना दी और फ्रॉड कर दिया तो उसको जीएसटी कुछ करोड़ों रुपए की लायबिलिटी थी। वो जीएसटी वाले लोग ढूंढते ढूंढते उस एम्प्लॉय के पास गए, बोलते तुम्हारा जीएसटी लायबिलिटी, बोलते लायबिलिटी, मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे पास मेरी तो कोई कंपनी नहीं है। बोलते ये देखो, ये तुम्हारे नाम पे कंपनी बनाई है। बोलता है मैं क्या देखूं, आप देखो मेरी कोई कंपनी है ही नहीं, मैं क्या करूं। एम्प्लॉयर ने क्या किया, उस एम्प्लॉय का पैन है, एम्प्लॉय का आधार भी है, एम्प्लॉय के नाम पे मोबाइल नंबर ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास होते हैं ना, पैन और ये सब दे के सब ले लिया, ओटीपी आ गया, जीएसटी नंबर भी आ गया, उसका फ्रॉड हो गया इतना बड़ा। इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट से कुछ तो करना पड़ेगा, इसमें गड़बड़ हो रही है, ऐसा तो चलेगा नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अब क्या बोला, पार्ट ए में यू जस्ट गिव योर पैन। हम उड़ते हुए जीएसटी पोर्टल कहां जाएगा पता है क्या, जीएसटी पोर्टल उड़ के सीबीडीटी के पास जाएगा, सीबीडीटी के पास जाएगा, वेरीफाई करेगा कि ये पैन सही है क्या। सीबीडीटी में सबका पैन होता है ना, अभी रिटर्न भर रहे सब कुछ है, आप पैन, आपका सिर्फ पैन भरोगे, जीएसटी पोर्टल जीएसटी पोर्टल किसके पास जाएगा, सीबीडीटी के पास। इट विल गो चेक द पैन, what will it do, it will go and check the pan। वो जाएगा, पैन चेक करेगा, हाँ सही है, वापस नहीं आएगा, उधर से उसका फोन नंबर भी लेके आ जाएगा, वो फोन नंबर लेके आएगा। अब आपको बोला आप फोन नंबर डालो ही मत, आप कुछ भी अनशन फोन नंबर डाल रहे हो, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स पे ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर आपका नंबर है, क्योंकि जब उस एम्प्लॉय ने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होगा ना, उस एम्प्लॉय ने क्या भरा होगा, इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होगा ना, उस इनकम टैक्स रिटर्न पे उसने अपना फोन नंबर दिया होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे भी ओटीपी जाता है, वन टाइम पासवर्ड जाता है, तो वो वाला नंबर सही वाला नंबर है, क्योंकि आज तक इनकम टैक्स के रिटर्न उसी से जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय को पता है कि मेरा फोन नंबर क्या है। तो अब वो क्या करेगा, अब सीबीडीटी के पास जब वो जाएगा, ये पैन वेरीफाई करेगा, ये क्यों जा रहा है उधर, टू वेरीफाई पैन। सो आई विल वेरीफाई माई पैन फ्रॉम सीबीडीटी, और मैं आते आते बोलूंगा कि हाँ पैन सही, और मैं मोबाइल नंबर भी लेके आऊंगा, और मैं क्या लेके आऊंगा, आपका मोबाइल नंबर, तो मैं आपका मोबाइल नंबर भी लेके आऊंगा। सो डू यू अंडरस्टैंड। तो मैं आते आते क्या करूंगा, मैं आते आते क्या करूंगा, मोबाइल नंबर भी लेके आ जाऊंगा। अब मैं मोबाइल नंबर के साथ मुझे यहां बहुत से और डिटेल्स देने हैं, आधार देना कंपलसरी है, आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी है। आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आधार पे जो मोबाइल नंबर है उस पे भी ओटीपी जाना चाहिए, तब आधार ऑथेंटिकेशन होगा, ये मैंडेटरी है। आपके बैंक डिटेल्स देना भी मैंडेटरी है, तो ये सब आपको देना है, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब ये जो है बिना बैंक डिटेल्स के समटाइम्स इट इज ओके टू नॉट टू गिव योर बैंक डिटेल्स। वाई, ये उस जैसा हो गया ना, बैंक वाले बोलते पहले जीएसटी नंबर दो फिर बैंक देंगे, अकाउंट नंबर ओपन करेंगे, या वो बोलते कि नहीं आपका पहले पैन दो फिर ये होगा, तो पहले क्या, तो इस प्रोसेस में हम बोलते चलो यार बैंक अकाउंट नहीं है ना तुम्हारे पास, डोंट गिव, यू कैन गिव इट आफ्टरवर्ड्स। यहां अमेंडमेंट आया है, ये बैंक डिटेल्स देने के लिए इट इज ओके कि आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिए, इट इज ओके। लेकिन ये जो बैंक डिटेल्स है इट इज ओके, पहले होता था चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन के बाद 45 डेज में दे दो, अब वो 45 डेज को कट करके उन्होंने कर दिया 30 डेज कि आपने विद इन, हाँ चलो अभी बैंक डिटेल्स नहीं है, क्यों, बैंक ओपन ही नहीं हुआ, बैंक अकाउंट क्यों ओपन नहीं हुआ, क्योंकि अभी सब प्रोसेस चल रहा है। तो बोलते कोई बात नहीं, आपके पास पैन है बढ़िया, आपके पास आधार है बढ़िया, आधार पैन है, पैन हम सीबीडीटी से जाएंगे क्रॉस चेक करके आएंगे, हम सीबीडीटी पे जाएंगे वहां से मोबाइल नंबर भी लेके आ जाएंगे। तो ये अमेंडमेंट है, पहले मोबाइल नंबर हमें डालना था, ये अमेंडमेंट है कि मोबाइल नंबर अभी आपको नहीं डालना है, आप सीबीडीटी के पोर्टल पे जो पैन के बेसिस पे मोबाइल नंबर होगा वही लेके आ जाएंगे, वही डालेंगे, उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपने दिए नंबर पे नहीं जाएगा ओटीपी। ओके डन,
फिर हम आपको बोलेंगे आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी है, ठीक है हम कर लेंगे। हमने आपको बोला बैंक डिटेल्स देना कंपलसरी, ओके हम दे देंगे। लेकिन मैं बैंक डिटेल्स देने जाती हूँ, मेरा बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। तो बेटा अगर मेरा बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन के पहले हम बोलते थे 45 डेज, रूल 10AA। कौन सा रूल था, 10AA, विच इज रिलैक्सिंग द टाइम लिमिट टू गिव द बैंक डिटेल्स। तो अगर आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिए तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, गिव द बैंक डिटेल्स विद इन 30 डेज। पहले ये टाइम था 45 डेज, 30 डेज में आपने बैंक डिटेल्स देना चाहिए फ्रॉम द आरसी वाली डेट, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट से आपने 30 डेज में दे देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। कैसा कर देंगे, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। पोर्टल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इट ओनली जनरेट एंड से योर रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड। पोर्टल में सिस्टम में हमने डाल दिया कि 30 डेज में ये डेटा फिल नहीं हुआ तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। मान के चलो आपने 30 डेज हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया। कैंसिलेशन के बीच में सस्पेंशन होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल, ही इज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ड्यूटी। इन्वेस्टिगेशन टेम्पररी होता है, कैंसिलेशन इज परमानेंट, लेकिन सस्पेंशन इज टेम्पररी, जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। देखो आपने ना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं आपने अप्लाई कर दिया और मांग दिया और मैंने कैंसिल कर दिया। अरे आई विल चेक आपके कोई ड्यूज पेंडिंग है क्या, आपने सारा कंप्लायंस किया क्या, जब तक आप रजिस्टर्ड थे आपने रिटर्न्स भरे क्या, आपका टैक्स कोई पेमेंट नहीं है ना पेंडिंग। तो मीनवाइल वी विल जस्ट सस्पेंड। क्यों सस्पेंड करेंगे पता है क्या, सो दैट आपको जो रिटर्न भरने का काम है ये सब करना नहीं पड़ेगा, तो आपको कंप्लायंस नहीं करने पड़ेंगे। टेम्पररी जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है हम आपका क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे, टेम्पररी सस्पेंड कर देंगे। बाद में हम क्या कर देंगे, बोलेंगे रिस्टोर कर देंगे। तो ऐसे ही अगर आपने 30 डेज में ये नहीं दिया तो सिस्टम जनरेटेड सस्पेंशन हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आपने बैंक के डिटेल्स भर दिए तो आपका सस्पेंशन कैंसिल हो जाएगा, आपका फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा है वैसा हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है मैं आपको जस्ट प्रोसीजर एक बार रिकैप कराती हूँ एंड देन आई विल स्टॉप द क्लास। तो कल आराम से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कल मोस्टली बाय 11:40-45 तक होगा, क्योंकि इसके पहले इस क्लासरूम में एफएम की क्लास होती है। तो प्लीज यू नो हूएवर नोज मी, आई ऑलवेज लाइक टू स्टार्ट माय क्लास ऑन टाइम, बट इफ देयर इज अ लेक्चर गोइंग ऑन बिफोर दिस देन इट इज नॉट इन माय हैंड। सो 11:30, 11:40, 45 के आसपास मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। तो मैं वैसे आपको अपडेट देती रहूंगी। तो प्लीज यहाँ पे देखो, ये जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, बहुत ही ये रजिस्ट्रेशन का चार्ट है। तो आप अगर ये चार्ट मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। एक मिनट पहले मैं पार्ट 1 दिखाती हूँ आपको। वाओ, पार्ट 1 कौन सा पेज नंबर है, 269। अयो I don't know where it is, 269, where is 269? Okay, हाँ ये देखो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। इतना मैं करने के बाद आई विल स्टॉप बेटा, चलेगा क्या? कैसे रे तुम 1.5-2 घंटे में थक गए, तुमको तो आदत है 3 आवर्स क्लास करने की, तो क्या हो गया तुमको कि भूख लग गई आज? ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, एवरी पर्सन पार्ट 1 में आप फॉर्म ए भरोगे, आप पार्ट ए भरोगे। आप क्या भरोगे? टीओएस को ओल्ड लेक्चर से रिवीजन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देयर इज नो अमेंडमेंट इन टीओएस, जस्ट गो एंड वॉच द ओल्ड टीओएस लेक्चर, नो प्रॉब्लम। पार्ट ए, पैन इज वैलिडेटेड। तो ये पैन आप पार्ट ए में क्या डालोगे, पैन डाल के स्टार्ट करोगे, पैन डाल के स्टार्ट करोगे। पैन कहां से वैलिडेट होगा? सीबीडीटी डेटाबेस से। ऑल्सो अ वेरीफाइड थ्रू ओटीपी सेंड टू पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर। अब आपका ईमेल, आपका नंबर नहीं चाहिए, आप नंबर मत दो, जो पैन में इनकम टैक्स में आपने नंबर दिया होगा वो लेंगे, प्लस आप ईमेल एड्रेस भी डालो। ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा, आपके पैन वाले मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। ओटीपी गया तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ आप ही हो, करेक्ट है, आप ही हो, कोई फ्रॉड नहीं है। अब आपको ये ओटीपी ये सब होने के बाद आपको एक टीआरएन मिलेगा। क्या मिलेगा? टीआरएन। It's not registration number, it's just a reference number. Don't treat TRN as a temporary registration नहीं है बेटा, ये क्या है? टेम्पररी रेफरेंस नंबर है। ये आपको कम्युनिकेट किया जाएगा एप्लीकेंट को, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपको टीआरएन बताया जाएगा। आप टीआरएन को यूज करके पार्ट बी फिलअप कर सकते हो। आप टीआरएन को यूज करके क्या फिलअप कर सकते हो? पार्ट बी भर सकते हो। एप्लीकेंट के 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और पार्ट बी जनरली बिजनेस वाली इंफॉर्मेशन है। अब
पार्ट बी में आपको क्या भरना है? पार्ट बी में आप बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन दोगे कि मेरी प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, एओपी है, कंपनी है, तो जो भी, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो आप पार्टनरशिप डीड दोगे, आप प्रोप्राइटर हो तो एक शॉप एक्ट वगैरह होता है वो दोगे, ठीक है ना। आपका कमेंसमेंट का डेट दोगे, आप एड्रेस ऑफ पीपीओबी, व्हाट इज पीपीओबी? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एपीओबी, व्हाट इज एपीओबी? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। पीपीओबी इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एपीओबी इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये सब डिटेल्स दोगे आप, सिग्नेटरी, ऑथराइज, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सब नंबर दोगे। सिर्फ सीटीपी और एनआरटीपी क्या करेंगे? सीटीपी और एनआरटीपी ये टीआरएन नंबर यूज करके, यूजिंग द टीआरएन, ये कैश लेजर में पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट करने के बाद ही भाई साहब उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वरना तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आपने आपके एंड पे पार्ट ए भर दिया और पार्ट बी भर दिया। आपने आपके एंड पे क्या भर दिया? पार्ट ए भी भर दिया, और आपके एंड पे आपने क्या भर दिया? पार्ट बी भी भर दिया। तो पार्ट ए भर दिया और पार्ट बी भर दिया। अब उसके आगे होता है ये पार्ट टू। अब पार्ट टू में क्या होता है? अब आपने सब कुछ भर दिया, सब सही है, ध्यान से देखो, आपने क्या कर दिया? सब कुछ भर दिया। आपने पार्ट ए पार्ट बी भर दिया, आराम से मस्त पे आपने भर दिया। ओके, अब देखो आपने क्या किया? भर दिया, आपका काम हो गया। अब किसका काम चालू होता है? पीओ का। पीओ क्या करेगा? चेक करेगा। पीओ विल एग्जामिन द एप्लीकेशन। पीओ क्या करेगा? विल एग्जामिन द एप्लीकेशन। पीओ एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन। सब ओके है, ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, देन यू विल गेट आरसी विद इन 7 days। यू विल गेट आरसी विद इन 7 days। सब ओके है। दो ही चीजें हो सकती, सब ओके है या सब ओके नहीं है। ओके है तो आपको आरसी मिल जाएगा विद इन 7 days। अगर ओके नहीं है, देन ही विल आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। ही विल से, अरे वो एड्रेस प्रूफ सही से नहीं आया, अरे तुम्हारा एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, अरे ओटीपी बराबर नहीं नंबर है, कुछ डेटा मिसिंग है, तो ही विल सेंड यू अ क्लैरिफिकेशन कि प्लीज गिव अस ऑल दिस। ओके, ओके क्या? तो आप क्या करते हो? यस, तो यू आर सेइंग यू विल गिव क्लैरिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। आप इंफॉर्मेशन मांगोगे। अब इंफॉर्मेशन मांगने के बाद आपको विद इन 7 days इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। पीओ आपको क्लैरिफिकेशन विद इन 30 days of application date, he will ask you for clarification within 7, एक मिनट, हाँ, that is नहीं sir, 30 days is for what? I'll tell you. 30 days is for site visit. 30 days में क्या होता है? साइट विजिट होता है। मैं आपको बताती हूँ what is that 30 days and what is that site visit, बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे क्या होता है। प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस। प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है? ही विल इश्यू नोटिस फॉर क्लैरिफिकेशन। ये क्लैरिफिकेशन कितने दिनों में मांगेंगे? 7 days में। आपको नोटिस देंगे, आपको 7 days में उसको सबमिट करना पड़ेगा। ही विल आस्क ऑल्सो फॉर क्लैरिफिकेशन विद इन 7 days एंड यू विल ऑल्सो हैव टू सबमिट द क्लैरिफिकेशन ऑल्सो विद इन 7 days। पीओ विल आस्क फॉर विद इन 7 days ही मस्ट आइदर गिव यू आरसी, within 7 working days he should give you RC or he should ask for क्लैरिफिकेशन देने के बाद आपको और 7 दिनों में आप क्लैरिफिकेशन दे दोगे, ठीक है। आपने अगर 7 days में क्लैरिफिकेशन दे दिया, अब सब ओके है, he is satisfied, yes, then he will grant you the RC within 7 days. If he is not satisfied, he will now reject it. He will now reject. अब देखो पहले वाली बात, 30 days गया भाड़ में अभी के लिए। अब पहले देखो, मैंने एप्लीकेशन किया, सब ओके, within 7 days give the RC। मैंने एप्लीकेशन किया, सब ओके नहीं है, देन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन विद इन 7 days। अब मैंने तुमको 7 days में क्लैरिफिकेशन, मैंने नोटिस देना चाहिए। मेरी नोटिस आने के बाद आपने क्या करना चाहिए? विद इन 7 days रिप्लाई करना चाहिए। आपका रिप्लाई ओके है तो आरसी मिल जाएगा, आपका रिप्लाई ओके नहीं है, अब रिजेक्शन ही हो जाएगा। अब हो गया ना, क्लैरिफिकेशन हो गया, सब हो गया, अब रिजेक्ट हो जाएगा। मीनवाइल इन बिटवीन जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं अप्लाई होता है उनका, मैंने एप्लीकेशन करते वक्त आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता, मैंने ना आधार लेते वक्त कोई पुराना नंबर था या ओल्ड नंबर था, उस नंबर पे ओटीपी नहीं आया, तो फॉर सम रीजन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया। इन सच केसेस इट इज कंपल्सरी कि विद इन 30 days, आपने एप्लीकेशन करने के 30 days के अंदर ऑफिसर ने साइट विजिट करना कंपल्सरी है। सो ये 30 days का टाइम किसके लिए बेटा? साइट विजिट। तो अगर आपका साइट विजिट होगा
दो चीजों में, एक अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल होता है और दूसरा योर केस हैज बीन सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस, रिस्क के बेसिस पे कि नहीं ये बहुत रिस्की है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, शायद ये एसएससी सही नहीं है, तो कुछ पैरामीटर्स दिए जाएंगे सॉफ्टवेयर में और उनको अगर लगता है कि नहीं ये थोड़ा रिस्की है, कि ये बंदा पूरा ही नया, पैन भी नया ही है, आज तक इसका एक भी रिटर्न नहीं गया, तो हमको लगता है नहीं नहीं ये टोटली इसी, आपका इनकम टैक्स में रिटर्न गए ऑलरेडी एक हाथ दो, आप जीएसटी के थ्रेशोल्ड लिमिट में अब आ गए, अब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम बोलते हैं यार ओके इतना रिस्की नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है आपका इनकम टैक्स भी नहीं गया, जीएसटी भी नहीं, तो शायद सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करेगा, उसको कुछ रिस्क पैरामीटर्स फीड किए हुए, तो वो डिसाइड करेगा कि नहीं रैंडम बेसिस पे कि इसका साइट वेरिफिकेशन करना है। हम नंबर डिनाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, आके साइट वेरिफिकेशन करेंगे, हम आके आपके ऑफिस को विजिट करेंगे। पहले आपके ऑफिस को विजिट करने के लिए कंपलसरी क्राइटेरिया क्या होता था, आपका वहां रहना जरूरी है। जैसे कि अगर एसपीसी ऑफिस का साइट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ओनर स्वप्निल पटनी का वहां पे रहना जरूरी है, या मेरी ऑफिस पे साइट वेरिफिकेशन हो रहा है मॉडल कॉलोनी में तो मेरा वहां प्रेजेंस होना जरूरी था पहले, तो ऑफिसर बोलेगा मैं आऊं क्या, फिर मैं बोलूंगी नहीं ना सर मैं लेक्चर ले रही हूं, फिर वो बोलेगा 2 दिन बाद, फिर वो डिले होते जाता है। आज फिर अभी रूल ऐसा कर दिया, अमेंडमेंट आ गया कि पीकेडी का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, मेरे ना होते हुए भी ऑफिसर ऑफिस में जाके साइट वेरिफिकेशन करके आएगा और फोटोज निकालेगा, हाँ बोलेगा हाँ ये प्रॉपर ऑफिस है। आज आप नीचे एसपीसी के ऑफिस में जाते हो तो आपको ऐसा फील आता है ना कि हाँ प्रॉपर ऑफिस है, ऐसा लग रहा है कोई फेक ऑफिस बनाया हुआ है। आप बाकी कोई अगर फेक ऑफिस बनाता है तो उधर ना स्टाफ होगा, ना कंप्यूटर्स होंगे, ना सिस्टम होगी, ना कुछ होगा। एसपीसी के ऑफिस में जाने के बाद आपको क्या फील आता है, हाँ प्रॉपर ऑफिस का फील आता है कि नहीं आता है। तो ऑफिसर जाएगा, फोटोज अपलोड करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, वेरिफिकेशन करने के बाद ओके रिपोर्ट अपलोड करेगा, फिर आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। तो अगर आपकी केस में एक आप चाहते हो कि जल्दी मिल जाए तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी है। दूसरा, आइदर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ या आपकी केस वाज पिक्ड अप इन हाई रिस्क पैरामीटर्स, उसके लिए कोई ऐसा बेस नहीं है, उनके सॉफ्टवेयर का बेस है, आपका केस सिलेक्ट हो गया तो आपको ये प्रोसेस करना कंपलसरी है, यू कांट अवॉइड दिस प्रोसेस। ओके, साइट वेरिफिकेशन कब होता है, वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और अ पीओ थिंग्स इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन, पीओ को लगता है इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके आगे, वेयर अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन इज आइडेंटिफाइड ऑन कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एंड रिस्क पैरामीटर्स, की रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर हमें लगता है नहीं नहीं इसका साइट वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और आजकल तो उन्होंने गुजरात में दे हैव स्टार्टेड विद अ पायनियर प्रोजेक्ट जहां पे बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन भी हो रहा है और ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है, मतलब जैसे आई रिमेंबर फॉर माई बैंक, मुझे ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन करना था, दे टुक माई आधार, I gave them the Aadhaar. They came with a device where they took my thumb impression and it said yes matched with Aadhaar. तो उन्होंने मेरे थंब इंप्रेशन लिए, क्लाउड पे गए, आधार से मेरे थंब इंप्रेशन चेक किया एंड दे सेड यस मैच हो गया। इससे क्या होता है, फ्रॉड कम होते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड दिस इन गुजरात एज अ पायनियर प्रोजेक्ट। इफ इट्स सक्सेसफुल देयर, मे बी विल इम्प्लीमेंट इट थ्रू आउट द कंट्री। तो ये मैं आपको और डिटेल में कल पढ़ाने वाली हूँ, और ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये प्रोसीजर इसके आगे का पार्ट मैं आपको कल भी पढ़ाऊंगी। अगर देखो, अगर पर्सन का सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, सब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका 7 डेज में तो आपको आरसी मिलना ही है। और अगर आपका केस साइट वेरिफिकेशन के लिए हुआ तो विद इन 30 डेज साइट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको आरसी मिलेगा, ठीक है। How many number of registration, whatever you want beta, insurance, banks, they have n number of branches all across the state. जितने states है 28 states उतना तो आप ले सकते हो, प्लस 3 UTs जो states करके माने जाते हैं विथ legislature वाले, सही है। So I'll stop, I'll continue here. I'm not finished the registration process, but registration, amendment, cancellation, इतना प्रोसेस और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आई विल मीट यू टुमारो। यस, यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग में आपको कोई डाउट है क्या? कैन यू सेंड दिस चार्ट? Yes, I'll send this chart I've taken from the new module, but I'll try to share this chart with you guys. Yes.
थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे का पार्ट मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। टुडे इट वुड हैव बीन अ लिटिल हरीड हो जाता नहीं तो। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू टुमारो। तो अब कल से लगभग हम हर रोज मिलते रहेंगे, यूट्यूब लाइव ही होगा, तो प्लीज बी देयर एंड आई विल ट्राई एंड गिव यू अ शेड्यूल सो यू गाइज कैन ऑल्सो प्लान। ओके, यस, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, कुछ ही दिन बच्चे हैं, बहुत मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा फिर। हाँ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है तो मैंने आधार इसका डिरेक्ट का ऑब्वियसली हो बंद करा। एकच मिनिट आहे, काय म्हणतात मॅम, वी कॅन वी गेट सेक्शन 22, 23, 24 इन दिस चैप्टर एंड लीव द रेस्ट टॉपिक्स? ऑप्शन पे छोड़ना है वो तुम्हारा चॉइस है, मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। मैम, विद इन द स्टेट हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन नंबर्स आई हैव टेकन? एनी नंबर, बट रिमेंबर नोबडी इज गोइंग टू टेक सो मेनी रजिस्ट्रेशन। जितने रजिस्ट्रेशन नंबर लोगे उतना आपको रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। तुमने 10 नंबर लिया तो तुमको हर नंबर का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ओके, yes Kashvi, but 22, 23, 24 are very important. Other things you can do, maybe remaining part if you just do it with me more than enough हो जाएगा। Okay बेटा, yes, so thank you so much, I'll see you tomorrow, bye bye।